हेलो स्टूडेंट्स, क्या कर रहे हो? पढ़ाई कर रहे हो? वाह यार, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। सच्ची बात है, पढ़ना भी चाहिए। सितंबर आ गया, आपके एग्जाम्स आने वाली है। पढ़ाई करना चाहिए। इसलिए आज हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग जो है आपका ड्राफ्टिंग का चैप्टर, आपका जो असाइनमेंट वाला चैप्टर है ना, ट्रेडमार्क, पेटेंट एंड ट्रस्ट डीड वाला, ओल्ड सिलेबस का 5th चैप्टर एंड न्यू सिलेबस का चैप्टर नंबर 7, हम लोग आज उसका रिवीजन करने वाले हैं। जल्दी से आप लोग का मॉड्यूल जो है वो ओपन कीजिए, हम लोग रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं। सेकेंड चीज, चाहे आपने मेरे से पढ़ा था ऑनलाइन या फिर आपने किसी से भी पढ़ा हो, पहले आप प्लीज उसे प्रॉपर पढ़ के आइएगा, फिर हम लोग रिवीजन लेंगे। रिवीजन में मजा तभी आता है जब मैं यहाँ से बोलूँ कि इसमें ऐसा है, तो आपको ऑलरेडी वो चीज पता हो, बोलो हाँ ये ऐसा है वो वैसा है। ठीक है, तो पहले आप पढ़ के बैठिए, फिर हम लोग क्या करेंगे, रिवीजन जो है वो स्टार्ट करते हैं। चलिए, यहाँ आपको बात की गई है सबसे पहले असाइनमेंट की। तो आप बताइए असाइनमेंट क्या होता है? वो ट्रांसफर ही होता है क्या? अच्छा, मतलब असाइनमेंट में सारे राइट नहीं जाते हैं, ट्रांसफर में चले जाते हैं? नहीं, ट्रांसफर में जो है वो क्या होता है, सारे राइट्स नहीं जाते हैं। बट असाइनमेंट में तो है वो सारे राइट्स जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड है वो चले जाते हैं। असाइनमेंट मतलब क्या होता है, बोले मोस्टली सिंपल सी चीजें, जब भी बोले एक्शनेबल क्लेम या फिर बोले मूवेबल प्रॉपर्टी में बेनिफिशियल इंटरेस्ट जो होता है उसको ट्रांसफर करा जाता है, वो असाइनमेंट होता है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ट्रांसफर जो है वो छोटा है असाइनमेंट से? असाइनमेंट अपने आप अंदर इंक्लूड करता है ट्रांसफर को? हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं। अब चूंकि जब आपने बोला है कि असाइनमेंट एक्शनेबल क्लेम और बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन मूवेबल प्रॉपर्टी होता है, तो ये तो बता दो कि एक्शनेबल क्लेम क्या होता है ना। मैं आपको बताती हूँ। देखिए, हम वन बाय वन एक एक वर्ड को समझते हैं। एक्शनेबल क्लेम मतलब क्या? सबसे पहले तो क्या है, क्लेम टू एनी डेट। एक्शनेबल क्लेम दो चीजों से मिलके बना हुआ है। क्या कह रही है? क्लेम टू एनी डेट, बट इस डेट में हमने दो चीजें एक्सक्लूड कर दी है वापस से। बोले एक तो ऐसे डेट, बोले जिनपे क्या कह रहे हैं, अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो मॉर्गेज हुआ है, या फिर बोले अगर मूवेबल प्रॉपर्टी है तो हाइपोथिकेशन अप्लाई हुआ होगा। तो बोले इनको एक्सक्लूड कर दो। तो बोले जो भी आपके क्लेम्स होते हैं डेट के लिए, ठीक है, वाद योग के जो भी आपके दावे है ना, वो पहली चीज। सेकंड क्या कह रहे हैं, मूवेबल प्रॉपर्टी में किसी भी तरह का बेनिफिशियल इंटरेस्ट होना। मतलब जैसे कि सपोज करो एक पर्सन है, वो शेयर होल्ड करता है, मिस्टर एक्स, ठीक है, होल्ड तो वो कर रहा है, बट बेनिफिशियरी जो है वो बेटे को बना रखा है। बेटा होल्ड नहीं करता है शेयर को, तो बेटा जो है उसका सिर्फ क्या है, शेयर्स में बेनिफिशियल इंटरेस्ट है। ठीक है, तो ये दो चीजें जो होते हैं, क्लेम टू एनी डेट एंड बेनिफिशियल इंटरेस्ट, अगर बोले इसको सिविल कोर्ट जो है वो रिकॉग्नाइज करता है, कैसे कि आप वो जाके उस पर क्लेम कर सकते हैं, दैट इज वाद योग्य दावे, तो उन्हें क्या कहा जाएगा, बोले वो एक्शनेबल क्लेम होंगे। फिर चाहे आपका जो डेट और बेनिफिशियल इंटरेस्ट है वो एग्जिस्टेंट हो, मतलब वो आज हो, वो अक्रूवल बेसिस पे हो, वो फ्यूचर में उसको आपका पेमेंट आने वाला है, या फिर अगर वो कंडीशनल है, मतलब आपको कंडीशन पता है, वो या तो यस होगी या नो होगी, वो नहीं पता है कि क्या होगा बट कंडीशन तो पता है। या फिर बोले कंटीजेंट है, कंटीजेंट मतलब बिल्कुल ही अनसीन अनफोर्सिन इवेंट है, बिल्कुल नहीं पता है, अनसर्टेन है, तो भी बोले वो क्या माना जाता है, वो एक्शनेबल क्लेम माना जाता है, वो वाद योग्य दावे होते हैं। ठीक है, तो बोले एक्शनेबल क्लेम क्या साइन किया जा सकता है अपना, मतलब अपना क्लेम जो है किसी से पैसा लेने का, वो हम किसी और को दे सकते हैं? बोले हाँ बिल्कुल दे सकते हैं। ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट में सेक्शन 132 में 130 में बोला है कि आप इसे क्या कर सकते हैं, साइन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? बोले सबसे पहले चीज तो क्या कही है, एक्शनेबल क्लेम जो है पहला पॉइंट है, वो विथ या विदाउट कंसीडरेशन जो है वो ट्रांसफर हो जाता है। मतलब पैसा लेके ट्रांसफर हो ये जरूरी नहीं है। मैं किसी और को बोल दूं कि मुझे मिस्टर एक्स से पैसा लेना है, तू ले लेना, मैं उसे ये विदाउट कंसीडरेशन भी दे सकती हूँ, विथ कंसीडरेशन भी दे सकती हूँ। ठीक है, पहली चीज, ट्रांसफर जो होगा वो हमेशा राइटिंग में होगा और साइंड बाय असाइनर होना चाहिए, क्योंकि जो दे रहा है उसका साइन तो जरूरी है ना। तो साइन बाय असाइनर या फिर कोई भी पर्सन जो उसके बिहाफ पे अथराइज हो, उनके द्वारा क्या कह रहे हैं, साइन करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, अब आगे क्या कह रहे हैं, चलिए, बोले जब भी क्या कह रहे हैं एग्जीक्यूट किया जाएगा डॉक्यूमेंट, इसमें राइट्स एंड लायबिलिटीज लिख दी जाएगी। अब बोले क्या होता है ना, देखो राम ने शाम को अपना जो डेट का क्लेम करने का था वो असाइन कर दिया, बट अब मिस्टर एक्स को, जिसको राम को पे करना था, उसको थोड़ी ना पता है कि मुझे शाम को पे करना है, राम को नहीं पे करना है, राम ने तो बताया ही नहीं। तो ऐसे केस में क्या है, जो असाइनर है, जो राम है, उसको जाके मिस्टर एक्स को बोलना पड़ेगा कि मैंने जो मेरा क्लेम लेने का राइट था वो मैंने शाम को पे कर दिया है, तो अब शाम को दे दिया है, तो अब तो मुझे मत पे करना, अब तो शाम को पे करना। तो वो शाम का नाम, पता, एड्रेस, सब कुछ क्या करेगा, मिस्टर एक्स को बता देगा। मतलब डेटर को ये बात किसको बतानी पड़ती है,
असाइनर को ये बात किसको बतानी पड़ती है, डेटर को बतानी पड़ती है। बट अगर असाइनर नहीं बता रहा है तो फिर कौन बता देगा, बोले फिर असाइनी बता देगा। बट आप ये समझो कि अगर असाइनर ने नहीं भी बताया है तो इसका मतलब ये नहीं है जो राम और श्याम में असाइनमेंट हुआ था वो मान्य नहीं होगा, वो बिल्कुल मान्य होगा। पैसा लेने का हक जो है वो श्याम का ही रहेगा। ठीक है, एम आई क्लियर विद दिस। अब देखिए आगे क्या कह रही है आपको, असाइनमेंट ऑफ बिजनेस डेट। देखिए कोई भी सम ड्यू मतलब क्या होता है, डेट ड्यू होता है। अब वो डेट जो है भले वो आपका अभी मिलने वाला है पैसा या फ्यूचर में मिलेगा वो बात अलग है, बट ऑब्लिगेशन जो है वो तो आज ही पूरा हो गया। जैसे कोई भी बुक डेट्स, एरियर्स, सैलरी, रेंट, पेमेंट, एनीथिंग, वो क्या हो सकता है, वो डेट ड्यू हो सकता है। आप इससे बिल्कुल क्या कर सकते हैं, असाइन जो है वो कर सकते हैं। एम आई क्लियर विद दिस? वेरी गुड। आगे जो आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है नेक्स्ट, वो क्या कह रहे हैं, कंसिडरेशन फॉर असाइनमेंट। अभी जैसे मैंने आपको कहा कि एक्शनेबल क्लेम जो है वो विदाउट कंसिडरेशन भी हो सकता है, तो हमको तो लॉ नहीं बोल रखा है कि हम एक्शनेबल क्लेम जो है वो विदाउट कंसिडरेशन कर सकते हैं। सपोज करो गिफ्ट दिया, तो गिफ्ट में तो कंसिडरेशन नहीं लेंगे ना, तो बोले जो डेटर है, जो मिस्टर एक्स था जिसको पे करना था, वो इसका बेनिफिट नहीं ले सकता। अ डेटर कैन नॉट टेक द एडवांटेज ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन बिटवीन असाइनर और असाइनी। क्यों से उसको उससे क्या मतलब है ना, वो ये नहीं बोलेगा कि आपने तो राम को कुछ पे नहीं किया, मैं आपको क्यों पे करूं, उसको क्या मतलब। देखो तो राम को पे करना था, राम ने बोला तो शाम को पे कर देना, तो तू शाम को पे कर दे। तुझे उससे कोई मतलब नहीं है कि हम शाम जो है वो राम को पे करे या ना करे, असाइनी जो है वो असाइनर को पे करे ना करे, उससे डेटर को कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है लाइबिलिटी ऑफ ट्रांसफर ऑफ एन एक्शनेबल क्लेम। जब आप एक्शनेबल क्लेम ट्रांसफर करते हैं, आप इक्विटीज ट्रांसफर कर रहे हैं, आप राइट ट्रांसफर कर रहे हैं, तो मतलब डीम्ड है कि लाइबिलिटीज जो है वो भी क्या कह रहे हैं, वो ट्रांसफर होगी ही होगी। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्या बोला है, वारंटी ऑफ सॉल्वेंसी ऑफ ए डेटर। इसका मतलब क्या है ये समझो, राम ने तो बोला शाम को कि तू मिस्टर एक्स से ले लेना, बट कल को अगर वो डेटा जो है वो मिस्टर एक्स अगर वो इंसॉल्वेंट निकले तो शाम को तो नुकसान हो जाएगा। ऐसे में क्या कह रही है, जो साइनर है उसको वारंटी देनी पड़ती है कि अगर वो नहीं देगा, वो सॉल्वेंट नहीं रहा, वो इंसॉल्वेंट हो गया, तो मैं तुझे दूंगा। पहली चीज। सेकंड क्या कह रहे हैं कि बोले अगर कंसीडरेशन लेके असाइनमेंट हुआ था तो आपका जो असाइनर है वो उतनी की ही वारंटी देगा जितना की कंसीडरेशन अमाउंट है। ठीक है, और बोलिए जो जो राइट उसने अगर इंसॉल्वेंट हो जाता है डेटर और फिर असाइनर पे करता है, तो बोले पहले जो उसने जो भी राइट दिए थे असाइनी को, वो वापस से किसके पास आ जाएंगे, असाइनर के पास आ जाएंगे। अब जो बोले उस व्यक्ति से पैसा लेना है वो सारे असाइनर ही देखेगा। ठीक है, ये आपका होता है असाइनमेंट ऑफ बिजनेस डेट। नेक्स्ट आपका आता है असाइनमेंट ऑफ शेयर्स इन अ कंपनी। तो आप एक बात बताइए, क्या शेयर्स जो होते हैं कंपनी के वो ट्रांसफरेबल होते हैं? हाँ, वो बिल्कुल ट्रांसफरेबल होते हैं। आपको कंपनीज एक्ट के सेक्शन 44 में बोला गया है कि कंपनी के शेयर्स एंड डिबेंचर्स दोनों मूवेबल प्रॉपर्टी, आप उन्हें किसी भी रोक टोक के क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। यहाँ एक्चुअली आपको यहाँ डीड बताई गई है असाइनमेंट ऑफ शेयर्स की, बट एक्चुअली शेयर्स के लिए असाइन करने के लिए कोई डीड बनती ही नहीं है। अगर डीमैट में है तो ऑनलाइन वैसे ही हो जाता है, एंड सेकंड में नहीं तो आपका शेयर ट्रांसफर फॉर्म होता है, जो कि अब है ही नहीं, बट रेयर केस में अगर हो तो ठीक है, अदरवाइज तो अब सब डीमैट में हो गया है। ठीक है, तो वो वैसे होता है। अब आपका नेक्स्ट क्या है, असाइनमेंट ऑफ पॉलिसीज ऑफ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस बताइए क्या होता है। इंश्योरेंस मतलब प्रोटेक्ट करना, इंडेमनीफाई करना, किसी को जो नुकसान होगा उस पर हम क्या दिया जाएगा, पैसा दिया जाएगा, कंपनसेट किया जाएगा। ठीक है, वो होता है इंश्योरेंस। अब बोले जो इंश्योरेंस की पॉलिसीज होती है वो भी क्या कर सकते हैं, असाइन कर सकते हैं। इसी के बारे में हमें पढ़ना है। इंश्योरेंस जो बोले आप लेते हैं वो दो तरीके के हो सकते हैं। पहला बोले लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस एक, या तो खुद की लाइफ की रिस्क को कवर करना। लाइफ की रिस्क क्या है, ऑब्वियसली डेथ है, तो मतलब डेथ की रिस्क को कवर करना, या तो खुद की या तो अपने फ्रेंड रिलेटिव है, किसी की भी अगर आप ले रहे हैं तो या तो आप लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं। सेकेंड जो होता है, अगर लाइफ इंश्योरेंस है तो अगर पर्सन शांत एक्सपायर हो जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, उनकी डेथ पे पैसा मिलेगा। मैं आपको एक बात बताऊँ, ये मॉड्यूल में नहीं है, मैं आपको जनरली बोल रही हूँ। लाइफ इंश्योरेंस ना हमेशा उन व्यक्ति का लेना चाहिए जिनके एक्सपायर होने पे आपको कुछ फाइनेंशियली इफेक्ट पड़ेगा। आप ये सोचो कि अगर किसी पर्सन के एक्सपायर होने पे आपकी फाइनेंशियली आपको कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है तो उसका लाइफ इंश्योरेंस तो एक्चुअली लेने का कोई मतलब नहीं बनता है। लाइफ इंश्योरेंस हमेशा उनका ही ले जिनका एक्सपायर होने पे आपको फाइनेंशियली थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। ठीक है, नाउ द सेकेंड इज बोले गुड्स या मेराइन का हम लोग क्या लेते हैं, इंश्योरेंस लेते हैं। ये बोले दो तरीके का हो सकता है, या तो बोले एक सर्टन टाइम के लिए रहता है, जैसे कि बोला 10 साल के लिए, तो 10 साल के लिए लिया, 10 साल बाद इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसा दे देगी।
ठीक है, इंश्योरर जो है। और या तो बोले अगर जैसे आपने स्पेसिफिक गुड्स पे लिया है बट आपने सिर्फ फायर का इंश्योरेंस लिया है, आपके गोडाउन में आपने गुड्स का लिया है, फायर का लिया है, बट क्या हुआ ना, बाढ़ आ गई, अब उसका नुकसान हो गया आपके गुड्स का, तो आप बोलोगे इंश्योरेंस कंपनी को कि पैसे दे दो, तो वो नहीं देंगे क्योंकि आपने फायर का लिया था। अब ये तो बाढ़ वाले पे आ गई है, नेचुरल कैलेमिटी आ गई है, तो नहीं देंगे। ठीक है, देखिए क्या लिखा है लेटर, जो गुड्स वाला है उसमें क्या कह रहे हैं, एंड हमें एक एक वर्ड देखते हैं। द इंश्योरर अंडरटेक्स, अंडरटेक्स मतलब प्रॉमिस, टू इंडेमनीफाई, इंडेमनीफाई मतलब क्या, कंपनसेट द एश्योर्ड, एश्योर्ड मतलब जिसने इंश्योरेंस जो है वो लिया है। ठीक है, और या फिर उसके नॉमिनी, लीगल हायर वगैरह को बोले पैसा देंगे अगेंस्ट द लॉस ऑफ एंड डैमेज ऑफ गुड्स। ठीक है, इस तरह से दिया जाता है। अब बोले आगे लॉ में क्या कहा गया है, ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। मतलब होता तो क्या है, एक्चुअली उल्टा होता है। इंश्योरेंस वाले खुद हमारे पास दिन भर आते रहते हैं, इंश्योरेंस करवा लो, इंश्योरेंस करवा लो, हम नहीं जाते। बट लॉ के कह रहे हैं ना, पहले आप अप्लाई करते हो, फिर इंश्योरेंस कंपनी जब एक्सेप्ट करेगा ना, तो बोले माना जाता है कि आपका इंश्योरेंस जो है वो एक्चुअली हुआ है। होता तो उल्टा ही है, मुझे पता है, बट लॉ में तो ऐसे ही कहा गया है। तो आप एग्जाम्पल के लिए समझिए, सपोज कीजिए आपने इंश्योरेंस कंपनी को अप्लाई किया 27 दिसंबर, 27 दिसंबर को आपने इंश्योरेंस कंपनी को क्या किया, अप्लाई किया कि हमको तो इस चीज का इंश्योरेंस लेना है। इंश्योरेंस कंपनी ने अगर 1 जनवरी को आपका क्या किया, एक्सेप्ट किया है। ठीक है, बट अब हुआ क्या, इन केसेस सिर्फ एग्जांपल्स हैं कि 29 दिसंबर के दिन, मतलब एक्सेप्ट करने के 2 दिन पहले कुछ हो गया, जिसका आपको इंश्योरेंस लेना था, बीच में कुछ हो गया, तो इंश्योरेंस कंपनी आपको नहीं कंपनसेट करेगी क्योंकि अभी तक उसने एक्सेप्ट नहीं किया। ठीक है, इस एग्जाम्पल को आगे बढ़ाते हैं। सपोज करो उन्होंने क्या किया, 1 जनवरी को उन्होंने एक्सेप्ट किया है। ठीक है, उन्होंने आपका इंश्योरेंस का एप्लीकेशन एक्सेप्ट किया। आपको क्या होता है ना, इंश्योरेंस पॉलिसी छप के कब आ रही है, बोले 30 जनवरी के दिन आ रही है। ठीक है, बट अगर सपोज करो कि अगर 15 जनवरी के दिन ही बीच में कुछ हो गया, तो भले ही अभी तक इंश्योरेंस पॉलिसी छप के नहीं आई थी, तो भी अगर इंश्योरेंस कंपनी ने एक्सेप्ट कर दिया था आपका एप्लीकेशन, तो माना क्या जाएगा कि आपको क्लेम जो है वो जरूर मिलेगा। ठीक है, ये समझ में आया आपको, वेरी गुड। आगे आपको क्या कहा गया है, बोले जिस भी पर्सन का इंश्योरेंस करवाया है किसी भी चीज का, लाइक गुड्स का, लाइफ का, तो उसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट तो उसमें हो गई। तो सिंपल सी चीज कह रहे हैं, जिस पर्सन का किसी भी चीज में इंश्योरेबल इंटरेस्ट है, वो इंटरेस्ट जो है वो किसी और को असाइन कर सकता है, किसी और को ट्रांसफर कर सकता है, गुड्स नहीं करेगा। सपोज करो आपने इंश्योरेंस लिया अपने गुड्स पे 50 लाख का, तो गुड्स नहीं असाइन कर सकते हम। ये इंश्योरेंस जो आपने लिया है ना, हम उसकी बात करें कि आपको इंश्योरेबल इंटरेस्ट जो है वो किसी भी व्यक्ति को क्या कर सकते हैं, असाइन कर सकते हैं। ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस करते हैं तो भैया व्यक्ति जब तक जिंदा है तभी तक कर सकते हैं, बाद में तो नहीं कर सकते। बट अगर गुड्स से रिलेटेड इंश्योरेंस है तो नुकसान होने के बाद भी आप इंश्योरेबल इंटरेस्ट जो है वो असाइन कर सकते हैं। बट व्यक्ति का इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है गुड्स में। सपोज करो पर्सन ने वो प्रॉपर्टी जो है, गुड्स जो है, वो किसी और को पहले ही दे दिया, तो उसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट उसमें है ही नहीं ना, तो फिर आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। ठीक है, इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम गुड्स का नहीं करते, हम सिर्फ इंश्योरेबल इंटरेस्ट जो है वो असाइन कर रहे हैं, गुड्स नहीं असाइन करेंगे। एम आई क्लियर विद दिस, वेरी गुड। देखिए आप करेंगे कैसे, बोले सिंपल, कैसे भी इंडोर्समेंट कर देंगे, जो भी कस्टमरी मैनर है उसमें क्या कर दिया जाता है, इंश्योरेंस का पॉलिसी जो है वो असाइन कर दिया जाता है। एम आई क्लियर विद दिस, वेरी गुड। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक जो है वो क्या है, असाइनमेंट ऑफ पेटेंट। तो पहले मुझे बताइए पेटेंट क्या होता है। देखिए पेटेंट क्या होता है, एक राइट है जो कि पेटेंट एक्ट 1970 के द्वारा एक किसी व्यक्ति को दिया गया है। किस चीज का, बोले एक्सक्लूसिव राइट ऑफ ए पर्सन टू यूज एन इन्वेंशन। मतलब किसी भी व्यक्ति ने कुछ नया इन्वेंट किया है, कोई नया फॉर्मूला है, कोई नया प्रोसेस है, अब उसको एक एक्सक्लूसिव राइट, मतलब उसको कंप्लीट राइट, उसको पूर्णतः अधिकार दिया गया है कि सिर्फ वही व्यक्ति जो है वो उसको यूज करेगा, या फिर उसकी परमिशन से और कोई कर सकता है, वरना तो नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये जो एक्सक्लूसिव राइट होता है किसी भी पर्सन का एक इन्वेंशन को यूज करना, वो क्या होगा, वो पेटेंट कहलाता है। और अगर और कोई भी पर्सन उसके इस पेटेंट के राइट को इन्फ्रिंज करेगा, वॉयलेट करेगा, तो जो पेटेंट होल्डर है वो उसको क्या कर सकता है, उसको राइट है कि वो उसको क्या करे, सू कर सकता है। एम आई क्लियर विद दिस, वेरी गुड। देखिए यहाँ ये लिखा है आपको कि एक्सक्लूसिव राइट जो है वो दिया जाता है किसी भी इन्वेंशन को यूज करने के लिए। पेटेंट जो भी कराना चाहता है वो एप्लीकेशन देगा पेटेंट कंट्रोल ऑफिस में वो उसको क्या कर देंगे, सील कर देंगे, आपको एक पेटेंट नंबर दिया जाएगा, सिर्फ आप ही उसको जो है वो यूज करेंगे। पेटेंट या तो प्रोडक्ट का होगा या फिर नया प्रोसेस का होगा। प्रोडक्ट का अगर आपने पेटेंट करवाया है तो आपका प्रोडक्ट जो है वो आपसे बिना पूछे और कोई थर्ड पार्टी को प्रिवेंट करता है, और कोई यूज नहीं कर सकता, सेल, रीसेल वगैरह कुछ भी नहीं कर सकता।
ठीक है। प्रोसेस का है, जैसे कि भी कोरोना चल रहा है, इसका वैक्सीन आएगा, फॉर्मूला होते हैं वैक्सीन को बनाने के। तो अगर वो वैक्सीन को पेटेंट आपने करवा लिया तो फिर आपसे बिना पूछे तो और कोई नहीं यूज कर सकता उस फॉर्मूला को, ठीक है। तो ये जो है पेटेंट जो है वो प्रोडक्ट और प्रोसेस दोनों का होता है। ये थर्ड पार्टी को प्रिवेंट करता है कि आपसे बिना पूछे उसे कोई यूज नहीं कर सकता इंडिया में, ठीक है। अब देखिए आगे जो पेटेंट एक्ट 1970 का आपका सेक्शन 68 है, ये क्या कह रहे हैं, एक व्यक्ति जो उसका पेटेंट का राइट है उसको क्या कर सकते हैं, असाइन कर सकता है, ठीक है। कैसे कर सकता है सुनिए। पहली बात तो क्या कह रहे हैं, असाइनमेंट हमेशा राइटिंग में होगा, ठीक है। सेकंड क्या कह रहे हैं, एग्रीमेंट जो होगा उसमें दोनों पार्टीज के टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे जाएंगे कि किस टर्म्स पे क्या कर रहे हैं हम लोग पेटेंट जो है वो असाइन कर रहे हैं। यहाँ जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है वो ये आती है कि जब भी एग्जीक्यूट किया जाएगा डॉक्यूमेंट पेटेंट को असाइन करने के लिए, उसके बाद बोले जो असाइनर है जिसके नाम पे भी पेटेंट है उसको पहले क्या करना पड़ेगा, उसको पेटेंट कंट्रोल ऑफिस जाना पड़ेगा, उसको यहाँ जाके ये बताना पड़ेगा कि मैंने मेरा जो पेटेंट का राइट था अभी इस दूसरे व्यक्ति को क्या किया है, असाइन किया है। आप बोलोगे कि असाइनर ही क्यों जाएगा, इसका रीजन है, आप ये सोचो कि अगर असाइनर न जाए तो ऐसे तो कोई भी व्यक्ति है वो जाके क्या बोलेगा, ये असाइनर ने इसका पेटेंट मुझे दे दिया, अब मैं इसको यूज कर सकता हूँ, आप मेरे नाम पे कर दो, ऐसा नहीं है ना। इसलिए पहले असाइनर जो दे रहा है उसे जाके बताना पड़ेगा कि मैंने इस व्यक्ति को क्या करा है, दे दिया है। असाइनर को बोले कितने दिन में जाके बोलना है पेटेंट कंट्रोल के ऑफिस में, तो सिंपल सी चीज है, जब से आपने एग्जीक्यूट किया है डॉक्यूमेंट उससे 6 महीने के अंदर असाइनर जाके बोल दे कि मैंने ये पेटेंट का राइट अपना असाइन कर दिया है, या तो 6 महीने में चले जाए, या फिर क्या करे अगर वो एप्लीकेशन देता है तो पेटेंट ऑफिस वाले क्या कर सकते हैं, एक्सीड भी कर सकते हैं 6 महीने के लिए, बट वो ये करे कोई जरूरी नहीं है, मतलब मैक्सिमम 12 मंथ जाएगा, बट वैसे आपको 6 महीने में ही जाना है, एक्सीड जितना भी वो करे ना करे उन पर डिपेंड करता है, ठीक है। अब जब असाइनर जाके बोल जाता है कि ये पेटेंट मैंने असाइन कर दिया है, उसके बाद जो असाइनी है वो जाके बोलेगा कि आपको असाइनर ने बोल दिया है ना कि हमें ये मिल गया है तो आप इसे हमारे नाम पे कर दो, अब हम ही इसे क्या करेंगे, यूज करेंगे, ठीक है। देखिए आगे आपको सेक्शन 70 जो है एक्ट का, पेटेंट एक्ट का, वहां बोला है कि पेटेंट होल्डर को पूरी तरह राइट है, वो अपना असाइन जो है वो कर सकता है, और जो भी पेटेंट से रिलेटेड इक्विटीज है, इक्विटीज मतलब राइट होता है, वो क्या कर सकते हैं, असाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये हुआ असाइनमेंट ऑफ पेटेंट। नेक्स्ट टॉपिक पे आइए, दैट इज असाइनमेंट ऑफ ट्रेडमार्क। जल्दी से बताइए ट्रेडमार्क का क्या होता है। ट्रेडमार्क मतलब क्या, एक कोई भी विजुअल आपका कोई सिंबल होता है ना, उसे मतलब एक ऐसा सिंबल विच यू वांट टू यूज इन योर बिजनेस, एक्सक्लूसिवली यू वांट टू यूज इन योर बिजनेस, मतलब आप चाहते हैं वो सिंबल सिर्फ आप ही अपने बिजनेस एंड कॉमर्स के लिए क्या करें, यूज करें, और कोई व्यक्ति न करे। ये हम क्यों यूज करते हैं, ताकि जैसे नाइकी का वो राइट आता है, ठीक है, ऐसा तो हम वो देखते ही समझ जाते हैं कि नाइकी का प्रोडक्ट है, ठीक है, ये नाइकी के क्लोथिंग है। तो सिंपल सी चीज है, बनता कैसे ये सिंबल, बोले वर्ड्स, लेटर्स, फिगर्स, किसी भी कॉम्बिनेशन से ये बना लिया जाता है, इसे क्या कहा जाता है, ट्रेडमार्क कहा जाता है। एक्सक्लूसिव राइट ऑफ अ बिजनेस और पर्सन टू यूज अ सिंबल इन देयर बिजनेस, ओके। आप बोले क्या ये कोई इन्वेंशन होना जरूरी है, नहीं ये कोई इन्वेंशन नहीं होता है। अब टाटा का वो टी है तो वो तो क्या है, अल्फाबेट का एक लेटर है, तो कोई भी नाम, एड्रेस, मतलब नाम, स्थान या जो भी आपको लगता है आप उसको क्या कर सकते हैं, ट्रेडमार्क जो बना सकते हैं। वो किसी इन्वेंशन का होना जरूरी नहीं होता है कि इन्वेंशन के लिए हम लोग ट्रेडमार्क करा रहे, नहीं, पहली चीज। सेकंड क्या कह रहे हैं, ट्रेडमार्क जो है वो आप रजिस्टर कराना पड़ता है अगर आपको एक्सक्लूसिवली उसको यूज करना है तो, बट जरूरी नहीं कि आप उसको अभी यूज करोगे तो ही आप रजिस्टर कराओगे, नहीं, आप अभी रजिस्टर करा सकते हो उसको फ्यूचर में यूज करने के लिए। फ्यूचर में यूज करने के लिए भी क्या कह रहे हैं हम, आज ही उसको क्या कह रहे हैं, रजिस्टर जो है वो करा सकते हैं। पहले तो क्या था, ट्रेडमार्क एंड मर्केंडाइज एक्ट था, बट उसमें इतनी ज्यादा चीजें नहीं बताई गई थी, बट हम बाद में हमारा ट्रेडमार्क एक्ट आया, एंड इसमें क्या हुआ ज्यादा से ज्यादा आपको ग्राउंड्स बताए गए कि कैसे कोई पर्सन इमिटेट ना करे एक वेल नोन ट्रेडमार्क को। जैसे मैंने तो क्लोथिंग ब्रांड में न जाने कितना इमिटेशन देखा, आई थिंक सबसे ज्यादा इमिटेशन क्लोथिंग ब्रांड में ही होता है। और इसमें क्या बताया गया, इसमें ये बताया गया था कि जैसे ज्यादा से ज्यादा रिफ्यूज किस ग्राउंड पे कर सकते हैं ट्रेडमार्क को रजिस्टर करने के लिए, ठीक है। आगे जाके आपको यही बताया है कि ट्रेडमार्क जो है इसका कोई इन्वेंशन से रिलेटेड नहीं है कि कोई इन्वेंशन होगा तो ट्रेडमार्क आएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सेकंड चीज ये बताई गई है कि अभी ध्यान रखिए, जैसे कि आपने अप्लाई कर दिया ट्रेडमार्क के लिए ना, बट अभी रजिस्टर नहीं भी हुआ है तो भी सिंपल सी चीज, आपने रजिस्ट्रेशन के अप्लाई कर दिया तो भी आप उसे यूज कर सकते हैं, भी अनरजिस्टर्ड है तो भी आप उसे क्या कर सकते हैं, यूज जो है वो कर सकते हैं। अब आगे ट्रेडमार्क एक्ट 1999 में क्या बताया है,
सेक्शन 37 में कि एक रजिस्टर्ड जो ट्रेडमार्क होता है, मतलब प्रोप्राइटर है जो ट्रेडमार्क का, वो उसको असाइन कर सकता है। अभी से हम रजिस्टर्ड की बात कर रहे हैं। बोले वो कैसे असाइन करता है, तो सिंपल सी चीज है। बोले वो असाइन अगर करता है ना, तो क्या कह रहे हैं, वो असाइन करेगा हमेशा गुडविल, नहीं, वो हमेशा वो गुडविल या विदाउट गुडविल दोनों तरीके से कर सकता है। अगर कोई रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है तो वो उसको कैसे कर सकता है, बोले विद और विदाउट गुडविल दोनों तरीके से कर सकता है। चाहे तो बोले अपने सारे गुड्स के लिए असाइन करे या फिर कुछ गुड्स के लिए असाइन करे। बट अगर बोले अनरजिस्टर्ड प्रोप्राइटर है ट्रेडमार्क का, तो वो हमेशा क्या कह रहे हैं, गुडविल के साथ में ही क्या करते हैं, असाइन करते हैं। एम आई क्लियर विद दिस? असाइन कैसे होगा ट्रेडमार्क का? देखिए, अगर रजिस्टर्ड है तो विद और विदाउट गुडविल दोनों तरीके से जा सकता है। बट अगर अनरजिस्टर्ड है तो आप ये याद रखना, वो हमेशा गुडविल के साथ ही जाता है। जल्दी से बताओ गुडविल क्या होता है? गुडविल मतलब आपकी एक बिजनेस की एक ऐसी असेट जो कि आपको दूसरे बिजनेस में क्या करेगी, हेल्प करेगी, बेनिफिट्स देगी। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल विजय चट वाला है, एक जगह पहले ओपन किया सराफा में, फिर बहुत ज्यादा उसका नाम हो गया तो दूसरी जगह इंदौर में बहुत सारी जगह उन्होंने ओपन कर लिया अपना, क्योंकि उनको गुडविल या फिर जो कहते हैं ना डाइवर्सिफाई करना बिजनेस को। अब एक क्लोथिंग ब्रांड था बीइंग ह्यूमन का, फिर उसके बाद वो लोग एक्सेसरी रखने लग गए, देन परफ्यूम्स रखने लग गए, देन अभी तो मास्क वगैरह भी रखने लग गए। तो आपका जो एक बिजनेस का फैक्टर है गुडविल, वो आपको दूसरे बिजनेसेस में क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है। वही क्या होता है, आपका जो असेट है गुडविल, वो आपको दूसरी जगह हेल्प करता है। ठीक है, ये आपका गुडविल होता है। अब आपका नेक्स्ट, ये आपका ट्रेडमार्क हो गया। नाउ द नेक्स्ट इज असाइनमेंट ऑफ कॉपीराइट। जल्दी से बताइए मुझे, कॉपीराइट क्या होता है? इट इज एन एक्सक्लूसिव राइट ऑफ ए पर्सन टू डू और ऑथोराइज टू डू अ पर्सन विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, ओरिजिनल ड्रामेटिक, लाइक ड्रामा, म्यूजिक, आर्ट, राइटिंग, मतलब कोई भी वर्क जो आर्ट से रिलेटेड है उनको करने का एक्सक्लूसिव राइट जो है वो आपको ही रहेगा। जैसे कि म्यूजिक बनाया, म्यूजिक कंपोजर ने, तो वो उसका क्या करेगा, उसका राइट ले लेता है। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ बहुत सारी बॉलीवुड में मूवीज बनती है, रीमेक बन रही है हॉलीवुड की या साउथ की, तो कहते हैं ना राइट्स खरीदे हैं, क्योंकि राइट जो है आर्टिस्टिक वर्क का कॉपीराइट होता है। अगर आपको वापस से उसको कॉपी करना है, आप उसको रिप्रोड्यूस करना चाहते हैं, रीसेल करना चाहते हैं, कुछ किसी भी तरह से अगर आप उसको यूज करना चाहते हैं, तो आपको उसको क्या करना पड़ेगा, खरीदना पड़ेंगे। ये राइट्स जो है आपको वो लेने पड़ेंगे। ठीक है, ये तो होता है बोले क्या, कॉपीराइट होता है। सेकेंडली क्या कह रहे हैं, बोले सेक्शन 18 में कॉपीराइट एक्ट में कहा गया है कि वो असाइनेबल होता है। पर इंपॉर्टेंट बात यहाँ ये है, देखिए कॉपीराइट जो है ना, वो या तो आप अभी एग्जिस्टिंग वर्क का भी करा सकते हैं, आप फ्यूचर में कोई काम करना चाहते हैं उसका भी क्या कह रहे हैं, कॉपीराइट जो है वो करवा सकते हैं। तो बोले ओनर जो है कॉपीराइट का, एग्जिस्टिंग वर्क का, वो भी बोले असाइन कर सकता है। बोले या फिर प्रस्पेक्टिव ओनर है, वो भी क्या कह रहे असाइन कर सकता है। या तो बोले क्या कह रहे वो पूरे के पूरे राइट असाइन कर सकता है, या फिर वो पार्शल कर सकता है, जरूरी थोड़ी ना पूरे दे। सेकेंडली क्या कह रहे, या तो वो जनरली मतलब सारे राइट दे देगा, या तो फिर क्या कह रहे हैं वो सब्जेक्ट टू एनी लिमिटेशन, कोई कंडीशन भी लगा सकता है। जैसे कि वो कह सकता है मैं आपको असाइन कर रहा हूँ अपना ये राइट, बट आप आगे असाइन नहीं कर सकते, और अगर आपने असाइन किया तो हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है, हमारा असाइनमेंट कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से वो कंडीशन लगा सकता है। ये तो उनके देखो टर्म्स एंड कंडीशन पे डिपेंड करता है। एंड या तो क्या कह रहे हैं वो पूरे टर्म, जितना भी उसका कॉपीराइट का टर्म है उतने पूरे के लिए असाइन करेगा, या फिर कुछ ड्यूरेशन के लिए कर सकता है, जैसे उन दोनों के बीच में टर्म्स एंड कंडीशंस डिसाइड होते हैं। ठीक है, सेकंड क्या कह रही है, बोले आपने जितने राइट ट्रांसफर कर दिया, असाइनर जितने राइट असाइन कर दे कॉपीराइट के, उसके सारे इक्विटीज जो भी बेनिफिट्स होंगे वो असाइन ही लेगा, जो नहीं किया वो असाइनर के पास ही लेंगे, वही इक्विटीज वही राइट्स जो है बेनिफिट्स एंजॉय करेगा। थर्ड क्या कह रही, बोले कॉपीराइट का असाइनमेंट हमेशा राइटिंग में होता है एंड साइंड होना चाहिए, ऑथराइज्ड होना, साइंड होना चाहिए असाइनर के द्वारा या फिर जो भी ऑथराइज है पर्सन उसके द्वारा। ठीक है, दिस इज असाइनमेंट ऑफ कॉपीराइट। एंड नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज असाइनमेंट ऑफ गुडविल। अब पहले यहाँ बताया गया कि गुडविल क्या होता है, ये बहुत सारी गुडविल की डेफिनेशन दी गई हुई है, मैंने आपको अभी बता दी थी कि गुडविल मतलब क्या होता है आपका एक बिजनेस का एक ऐसा सेट है जो आपको दूसरे बिजनेस में बेनिफिट्स देगा, हेल्प करेगा, वो गुडविल होता है। आप ये डेफिनेशन खुद से पढ़ लेना, इट्स वेरी सिंपल, दिस ऑल आर वेरी सिंपल। मैं आपको यहाँ सिर्फ ये बताने वाली हूँ कि गुडविल यहाँ बताया एक इंपॉर्टेंट चीज है एग्जाम में, दैट इज गुडविल जो है वो कैसे अराइज होती है। हम लोग वन बाय वन लेते हैं। देखिए यहाँ पहला क्या किया गया है, पर्सनल रेपुटेशन ऑफ द ओनर, मतलब सपोज करो कल को रतन टाटा जी जो है अगर वो खुद ही अपना कोई नया प्रोडक्ट लेके आते हैं, तो रतन टाटा लेके आए हैं तो अपने आप उसका तो गुडविल क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड क्या कह रहे हैं, रेपुटेशन ऑफ द गुड्स डील्ड इन, गुड्स जो है वो अपने आप में उसका इतना रेपुटेशन है कि उसकी गुडविल वैसे ही क्रिएट हो रही है। थर्ड क्या कह रहे हैं, मोनोपोली, अगर आपकी किसी उस एरिया में या फिर आप ये समझ लो कि आपकी उस फील्ड में मोनोपोली है तो गुडविल क्रिएट होगा।
फोर्थ क्या कह रहे हैं कि अगर बाय एक्सेस टू सोर्स ऑफ सप्लाई, मतलब वो गुड्स जो है वो इजीली अवेलेबल होता ही नहीं है बट हमको तो मिल रहा है, तो ऑब्वियसली गुडविल क्रिएट होगी। सेफ्रॉन वगैरह आप समझ लो। देख क्या कह रहे हैं, फॉर पेटेंट एंड ट्रेडमार्क प्रोटेक्शन, जैसे कि 3 इडियट्स में फुनसुक वांगडू ने इतने सारे पेटेंट ले रखे हैं, तो गुडविल क्रिएट होता है। इफेक्टिवनेस ऑफ पब्लिसिटी, पब्लिसिटी का तो इम्पैक्ट पड़ता ही है। रेपुटेशन ऑफ फर्स्ट गुड्स एंड मेथड्स, आपके पहले के गुड्स का क्या रेपुटेशन, उससे आगे भी डिटरमाइन किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, रिलेशनशिप बिटवीन फर्म एंड पर्सनल, कैसे रिलेशन है, एंड इन ग्रोथ का एलिमेंट, इन सबसे बोले क्या होती है, गुडविल जो है वो क्रिएट होती है। यहाँ आपको आगे एक डेट दिया गया है गुडविल का, मतलब सेल ऑफ बिजनेस प्लस असाइनमेंट ऑफ गुडविल। बिजनेस तो सेल किया जाता है, साथ में गुडविल जो है वो असाइन की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे आई है, दैट इज पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड आपको पढ़ना है, बट मैं आपको ये बता दूं कि आपको देखिए, आपको कोई भी डीड बनानी रहती है, हमने फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ा है ना ड्राफ्टिंग के, क्या कि सिर्फ ड्राफ्टिंग का नॉलेज होने से एक अच्छा ड्राफ्टमैन कौन होता है, जिसको लैंग्वेज पे तो अच्छी पकड़ हो ही, फैक्ट्स पे तो अच्छी पकड़ हो ही, बट उसे लॉ का भी नॉलेज हो। अगर आप पार्टनरशिप डीड बनाना चाहते हैं बट अगर आपको पार्टनरशिप एक्ट का नॉलेज नहीं है, तो आप डीड बनाओगे कैसे, ठीक है। इसीलिए क्या कहा जा रहा है, हमें यहाँ क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है पहले पार्टनरशिप एक्ट के प्रोविजंस, ठीक है। जल्दी से आप मुझे बताओ कि पार्टनरशिप जो है वो क्या होता है, क्या आप मुझे बताएंगे। देखिए, पार्टनरशिप जो है, इट इज एसोसिएशन बिटवीन 2 और मोर पर्सन, कम से कम 2 पर्सन तो चाहिए, एक व्यक्ति से तो पार्टनरशिप नहीं हो सकती। वो क्या करते हैं, कोई भी बिजनेस बिना पैसे की, बिना प्रॉफिट के लिए करता है क्या, नहीं। बोले ऑब्वियसली प्रॉफिट के लिए करते हैं। बोले जो दोनों व्यक्ति मिले हैं उनके दिमाग भी लाइक माइंडेड पर्सन है, तभी तो पार्टनरशिप कर रहे हैं, है ना। एंड बोले क्या कह रहे हैं, लॉफुल बिजनेस अगर करते हैं तो सिंपल सी चीज, एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन हु कंबाइन टुगेदर, हु आर लाइक माइंडेड पर्संस टू डू अ, हु एग्री टू डू अ बिजनेस, अ लॉफुल बिजनेस फॉर प्रॉफिट। और हम ये कैसे भूल सकते हैं कि प्रॉफिट में लॉस तो इंक्लूड होता है, प्रॉफिट बांटोगे तो लॉस भी बांटोगे, पहले ही डिसाइड कर लोगे किस रेशियो में बांटा जाएगा, ठीक है। अब ये तो एक जनरल हो गया। अगर आप पार्टनरशिप एक्ट में बताए गए तो सेक्शन 4 जो है पार्टनरशिप एक्ट 1932 1932, इसमें आपको जो डेफिनेशन दी गई है वो क्या कह रहे हैं, इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन 2 पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। इसके 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं, क्या मेरी बात सुनिए। पहला तो एक एग्रीमेंट होना बहुत जरूरी है, एग्री हो, पार्टनरशिप करना है। सेकंड क्यों, बोले बिजनेस करने के लिए, क्योंकि प्रॉफिट बांटेंगे तो प्रॉफिट बांटने के लिए। एंड थर्ड इज म्यूचुअल एजेंसी। समझो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी मतलब क्या होता है, हर पार्टनर जो है वो फर्म का तो एजेंट होता ही है, पर हर पार्टनर जो है वो दूसरे पार्टनर का क्या कहते हैं, एजेंट होता है। मतलब ये ए और बी है, तो ए बी का एजेंट है और बी जो है वो ए का एजेंट है। दोनों में प्रिंसिपल और एजेंसी का जो रिलेशन है वो हमेशा रहता है। पार्टनरशिप के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो है वो म्यूचुअल एजेंसी है। अगर म्यूचुअल एजेंसी ही नहीं है तो आप ये समझ लीजिए कि वो पार्टनरशिप ही नहीं है। एम आई क्लियर विद दिस? वेरी गुड। आगे आपको क्या कहा गया है कि पार्टनरशिप जो आपका होता है, तो देखिए अगर एक्स वाई जेड है, 3 पार्टनर्स हैं, तो उन्हें 3 लोग हैं जो पार्टनरशिप स्टार्ट कर रहे हैं, तो उन्हें पार्टनर्स कहेंगे। कलेक्टिवली उन्हें क्या कहा जाता है, फर्म कहा जाता है, क्योंकि फर्म और पार्टनर्स अलग अलग होते ही नहीं नॉर्मल पैरेलल्स में, तो इनकम टैक्स में सिर्फ असेसमेंट के पर्पज से वो लोग अलग होते हैं, ठीक है। तो फर्म और पार्टनर्स जो है वो एक होते हैं। और सपोज करो उन्होंने फर्म का नाम रखा है एक्स वाई जेड, तो वो क्या हो गया, फर्म का नाम, ठीक है, जिसके अंदर वो लोग अपना बिजनेस करेंगे। Am I clear with this? Very good. नेक्स्ट क्या कह रहे, बोले पार्टनरशिप जो है वो कैसे बनती है, बोले देखिए 3 तरीके से। पहला तो क्या है, या तो एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन के लिए बनेगी, सपोज 10 साल के लिए। सेकंड क्या कह रही, या तो एक पर्टिकुलर काम के लिए बनी है, बोले वो काम पूरा हुआ तो पार्टनरशिप अपने आप खत्म हो जाएगी। या फिर एक होती है पार्टनरशिप एट विल, स्वेच्छा से चलती रहेगी जब तक चाहेंगे, ठीक है। ये हो गया आपका पार्टनरशिप का। नेक्स्ट आपको बताया है, एंड दैट इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, मार्क इट, दैट इज हु कैन बी पार्टनर्स। बोले पार्टनर्स जो है वो कौन हो सकते हैं। सुनिए मेरी बात, सबसे पहले क्या कहा गया, बोले नेचुरल एंड लीगल पर्सन जो है वो केस लॉ में कहा गया दूली वर्सेस सीआईटी के केस में कि नेचुरल एंड लीगल पर्सन पार्टनर्स होंगे, बट ऐसा नहीं है, वो एंड की जगह और आएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए जरूर थोड़ी ना कि नेचुरल पर्सन लीगल कैसे होगा, समझिए, या तो नेचुरल पर्सन, 2 नेचुरल पर्सन, 2 लीगल पर्सन, जैसे कंपनी जिसका सेपरेट एंटिटी है वो दोनों मिलके, या फिर 4 कंपनीज मिलके भी अपने रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करके एक पार्टनरशिप फॉर्म पर्सन, ठीक है। तो वो क्या होते हैं, बोले वो पार्टनर्स होते हैं।
अब बताइए पार्टनर्स जो है ना वो हमेशा कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, पहली चीज। इसका मतलब क्या है, बोले माइनर तो नहीं बन सकता, बट माइनर बन सकता है पार्टनर, बट वो सिर्फ प्रॉफिट के लिए बनता है। माइनर जो है वो पार्टनर किस लिए बनता है, सिर्फ प्रॉफिट के लिए हम उसको एडमिट करते हैं, पहली चीज। सेकेंड चीज, अगर कल को बिजनेस में कोई भी लॉस होता है तो उसके लिए माइनर जो है वो लायबल नहीं होता है। देखो कभी बिजनेस में लॉस होता है तो पार्टनर्स उसके लिए लायबल होते हैं, बट माइनर लायबल नहीं होगा। माइनर सिर्फ जितना शेयर लेके आया था उसके लिए वो लायबल होगा, अदरवाइज वो पर्सनल कैपेसिटी में लायबल नहीं होता है माइनर। हाँ, एक बार ये हो गया कि माइनर मेजर हो गया है या फिर जब वो लॉसेस भी बियर करने लग जाए, इन दोनों में से जो भी चीज जल्दी होगी उससे 6 महीने के अंदर उसको डिसाइड कर लेना है कि क्या उसको कंटिन्यू करना है वो पार्टनरशिप। ठीक है, एम आई क्लियर विद दिस? वेरी गुड। सेकेंड क्या कह रहे हैं, अगर देखो एक फर्म है तो दो फर्म्स मिलके कभी एक तीसरी फर्म नहीं बना सकती। हाँ, वो फर्म के जो पार्टनर है वो दोनों वो लोग चाहे तो एक नया पार्टनरशिप फर्म जो है वो ओपन कर सकते हैं। ठीक है, इन द सेम केस जैसे एचयूएफ है, अगर एचयूएफ का कर्ता जो है वो किसी फर्म का पार्टनर बनता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि डीम्ड की मतलब सारे जो भी एचयूएफ के मेंबर हैं वो एचयूएफ वो क्या हो गया, वो पार्टनर बन जाएंगे, नहीं, वो कर्ता ही सिर्फ जो है वो पार्टनर बनेगा। ठीक है, सेकेंडली क्या कह रहे हैं, देखिए पार्टनर जो है वो डिसाइड कर सकते हैं कि कौन एक्टिव रहेगा, डोरमेंट रहेंगे या स्लीपिंग रहेंगे। स्लीपिंग मतलब क्या है, जो किसी पैसा लेके आता है, प्रॉफिट लेगा, काम वाम नहीं करेगा। ठीक है, डोरमेंट भी क्या है, कैपिटल लेके आता है बट उसको सबको दिखाते नहीं है कि हमारा पार्टनर है, छिपा के रखा हुआ है। ठीक है, तो वो तो पार्टनर्स के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है। लास्ट के कह रहे हैं कि देखिए कंपनीज जो होती है वो तो किसी अगर उनके मेमोरेंडम आर्टिकल में दिया है तो वो तो क्या कह रहे हैं, वो फर्म में बन सकती है पार्टनर, बट फर्म्स जो होती है वो कभी कंपनी की मेंबर नहीं बन सकती है। फर्म कंपनी की मेंबर नहीं बन सकती है एक्सेप्ट इन केस ऑफ सेक्शन 8 कंपनी। ठीक है, जो भी वो चैरिटेबल और ऑर्गेनाइजेशन जो एनजीओ होते हैं उनके लिए तो फर्म जो है वो मेंबर बन सकती है, अदरवाइज फर्म जो है वो मेंबर नहीं बनेगी। उनके पार्टनर्स इंडिविजुअल कैपेसिटी में बन सकते हैं, बट कंपनीज जो है अगर उनके मेमोरेंडम आर्टिकल में दिया गया है तो वो बिल्कुल एक क्या कह रहे हैं, एक फर्म का पार्टनर जो है वो बन सकती है। ठीक है, ये होता है हु कैन बी पार्टनर। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मार्केट वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। दो तरीके से आपको यह रजिस्ट्रेशन बताए गए हैं, एक पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर बताया गया है एंड एक इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर बताया गया है। हम लोग दोनों देखते हैं। देखिए पार्टनरशिप एक्ट जो 1932 है उसमें तो क्या कह रहे हैं, एक पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर कराना जरूरी नहीं होता है, नहीं होता है, जरूरी तो नहीं है, बट बोले क्या कह रही है, अगर आप रजिस्टर नहीं कराते हो तो उसका कॉन्सिक्वेंस ये है कि आप किसी पर्सन के अगेंस्ट अगर कल को कोई मैटर हो गया तो आप तो केस नहीं कर सकते, आपको वो अधिकार नहीं है सू करने का अगर आप रजिस्टर नहीं हो तो, बट कोई और पर्सन आपके अगेंस्ट केस कर सकता है। ठीक है, अगर आप रजिस्टर नहीं करते हैं तो इससे बेटर हमेशा एडवाइस किया जाता है कि जब भी आप इनकॉर्पोरेट करें पार्टनरशिप फर्म, आप उसको रजिस्टर जो है वो कर ही लें 1932 के अंदर। ठीक है, पहली चीज। सेकंड क्या कह रहे हैं, आप जिस दिन अगर केस कर रहे हैं अगर आप उस दिन भी रजिस्टर हो जाते हैं तो आप क्या कह रहे हैं, केस कर सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। ठीक है, ये हुआ पूरा पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर। अब हम जो पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन देखेंगे वो हम देखेंगे इनकम टैक्स लॉ के अंदर। इनकम टैक्स में क्या कहा जाता है, इनकम टैक्स में असेसमेंट के पर्पज से पार्टनर्स एंड फर्म जो है वो अलग अलग होते हैं। हर साल पार्टनर को पहली बार तो उसे एक इंस्ट्रूमेंट एक एप्लीकेशन देना पड़ता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, रजिस्टर कर रहे हैं, पार्टनर्स के बारे में और कितना कितना प्रॉफिट वो लोग बांटेंगे इस बारे में उन्हें बताना रहेगा, और उसके बाद हर साल ये इंस्ट्रूमेंट जो है वो उन्हें रिन्यू कराना पड़ेगा एज पर इनकम टैक्स लॉ। ठीक है, समझ में आ रहा है, मतलब इनकम टैक्स में तो इट इज कंपल्सरी टू रजिस्टर अ पार्टनरशिप फर्म। पहली चीज, हर साल रिन्यू कराओगे, बताओगे कि इतने इतने पार्टनर से हम लोग इस तरह से क्या करते हैं, प्रॉफिट जो है प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करते हैं। इंपॉर्टेंट बात जो है यहाँ ध्यान रखने वाली वो ये है, आप ये मत कहना कि अगर मैं इनकम टैक्स लॉ में रजिस्टर्ड हूँ, मतलब पार्टनरशिप फर्म जो है वो इनकम टैक्स लॉ में रजिस्टर्ड है तो हमें पार्टनरशिप एक्ट 1932 में भी हमें सू करने का राइट आ जाएगा, नहीं। अगर आप 1932 के अंदर रजिस्टर्ड नहीं हो, भले आप इनकम टैक्स में रजिस्टर हो, तो भी आपको केस फाइल करने का राइट नहीं आता है। केस फाइल करने का राइट हमेशा आपको पार्टनरशिप एक्ट 1932 ही देगा। ठीक है, इनकम टैक्स में तो रजिस्टर हो, बट अगर 1932 में रजिस्टर नहीं हो तो केस फाइल करने का राइट आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट आपको बताया गया है कि पार्टनरशिप डीड जो है वो कैसे बनाई जाएगी, आपको कंटेंट्स बताए गए हैं। तो देखिए हम लोग एक एक करके जल्दी से लेते हैं। पार्टनर्स अपनी इच्छा से और चाहे तो इसमें और भी इंसर्ट कर सकते हैं, बट यहाँ आपको एक जनरल बेसिक ही ये कंटेंट्स तो होते ही है तो बताए गए हैं।
पहले क्या कह रहे हैं, नेम ऑफ द फर्म और प्लेस ऑफ द बिजनेस, कहाँ से आप लोग बिजनेस स्टार्ट करोगे, रजिस्टर्ड ऑफिस, हेड ऑफिस कहाँ रखोगे, ठीक है। सेकंड, ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, मतलब कितने टाइम की रहेगी, या फिर विल पे रखोगे, कैसे क्या करोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, कितना पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना रहेगा, मैनेजमेंट कैसा होगा बिजनेस का, एक्टिव रखोगे, डोरमेंट रखोगे, स्लीपिंग रखोगे, कैसा उनके बीच का। नेक्स्ट का बोले अगर नेचर ऑफ प्रिंसिपल वर्क क्या रहेगा पार्टनरशिप फर्म का, मतलब हो सकता है वो कुछ और भी वर्क करे, एंसिलरी वगैरह दूसरे वर्क, मतलब यहाँ बताया जा रहा है कि वो एक से ज्यादा काम जो है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, नंबर ऑफ पार्टनर्स जो है वो कितने रहेंगे और कितनी कितनी कैपिटल लेके आने वाले, कितना पैसा लाने वाले हैं। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, बोले अगर फ्यूचर में कैपिटल का जरूरत पड़ता है तो कितना, कैसे क्या लेके आएंगे। उसके बाद बोला वर्क डिस्ट्रीब्यूशन, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि मैनेजमेंट का होगा, पॉइंट ये फोर्थ का रिपीट है। नेक्स्ट बोले पार्टनर्स का जो है वो ऑब्लिगेशंस कैसा रहेगा, अगर बोले जैसे क्या कह रहे हैं, एक पार्टनर जो है वो दूसरी फर्म में भी पार्टनर है तो उसके इस फर्म के लिए क्या ऑब्लिगेशंस रहेंगे। नेक्स्ट बोले बैंक अकाउंट को कैसे ऑपरेट किया जाएगा। नेक्स्ट पार्टनर्स जो है वो कितना कितना विड्रॉ कर सकते हैं प्रॉफिट में से। इसके बाद अकाउंटिंग सिस्टम कैश अप्रूवल क्या रखेंगे, वैसे बेसिकली अप्रूवल ही रखते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, अगर जैसे प्लेस ऑफ बिजनेस का जो आप करने वाले हो, जहाँ से पार्टनरशिप फर्म कैरी करोगे, वो किसी पार्टनर का है, अपने रेंट पे लिया है, कैसे आप उसको ऑपरेट कर रहे हैं ये बता दो। नेक्स्ट बोले कल को डिसोल्यूशन होता है तो वैल्यूएशन कैसे किया जाएगा गुडविल का। डिसोल्यूशन होता है तो बोले असेट्स एंड लायबिलिटीज को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। इसके बाद बोले अगर प्रोविजन क्या रहेंगे एडमिशन ऑफ पार्टनर के, और जो भी आपको रखना है, एक्सपल्शन, रिवोकेशन, आपको जो रखना है आप रख लीजिए, ठीक है। अगर बोले कल को डिस्प्यूट वगैरह होता है तो कैसे सॉल्व किया जाएगा, आर्बिट्रेशन वगैरह जो भी आप लोग लेके आएंगे उस बारे में बताया गया है, ठीक है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू पार्टनर। न्यू पार्टनर हमेशा आना जो है ये सारे पार्टनर्स के एग्रीमेंट पे डिपेंड करेगा, ऑब्वियसली सब एग्री करेंगे तो ही बोले क्या करें नया पार्टनर जो है वो आता है। नया पार्टनर आता है तो बोले फर्म का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो क्या होता है, वो चेंज होता है। नया पार्टनर आएगा तो किसी भी एक की इच्छा से नहीं आ सकता। अगर बोले सारे 10 पार्टनर है ना, 9 ने भी हक दिया बट अगर एक ने ना किया है तो आप नए पार्टनर को एडमिट नहीं कर सकते। सबका क्या कह रहे कंसेंट जो है वो जरूरी होता है नए पार्टनर को लाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहे बोले अगर नया पार्टनर आता है तो अब आने के बाद से जो भी फर्म काम करेगी उसके लिए तो वो लायबल रहेगा, बट अगर पहले की कोई काम किया तो उसके लिए वो थोड़ी ना लायबल रहेगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, अगर नया पार्टनर आया और अगर तब कुछ नई टर्म्स एंड कंडीशन इंसर्ट उसने की तो ठीक है, अदरवाइज तो ये मान लिया जाता है कि जो एक्चुअल ओरिजिनल पार्टनरशिप डेट थी ओरिजिनल वाली वो उसको क्या कर रहा है, वो उसको मान रहा है, उसको एक्सेप्ट कर रहा है, उसके सारे टर्म्स एंड कंडीशन वो एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। इंपॉर्टेंट ये है कि नया पार्टनर जो आता है वो सभी पार्टनर्स की कंसेंट से आता है। नेक्स्ट आपको बताया गया रिटायरमेंट एंड एक्सपल्शन ऑफ पार्टनर। तो सिंपल सी चीज है, रिटायरमेंट जो है वो कोई भी पार्टनर नोटिस देके सारे पार्टनर्स को नोटिस देके क्या कर सकता है, बोले रिटायरमेंट ले सकता है, रिटायर हो सकता है। एंड एक्सपल्शन मतलब क्या होता है, निष्कासित करना, मतलब पार्टनर्स जो है उनको राइट है कि अगर फर्म के हित में है, फर्म के बेनिफिट में है कि किसी पार्टनर को निकालना जरूरी है तो सारे पार्टनर मिलकर क्या कर सकते हैं, पार्टनर को निष्कासित एक्सपल्शन जो है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो है नॉमिनेशन एंड सक्सेसर। तो सिंपल सी चीजें बोले डेथ या रिटायरमेंट के केस में नॉमिनेशन प्रोविजन तो रहता है, बट आपका जो केस लॉ है कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस गोविंदराम शुगर मिल्स, इसके केस में क्या कहा गया था, सपोज करो कि अगर 2 ही पार्टनर्स हैं, एक अगर मर गया तो ऐसा तो नहीं कह सकते कि उसका नॉमिनी जो है वो आएगा और वो पार्टनर बनेगा और ये पार्टनरशिप फर्म चलती रहेगी, नहीं, क्योंकि जैसे ही एक पार्टनर मरा तो फर्म अपने आप ही डिसॉल्व हो जाएगी, तो वहां पर नॉमिनेशन का सवाल नहीं आता है। अदरवाइज तो बोले क्या कह रहे ये जो क्लॉज है वो रहता है। नेक्स्ट जो है वो है परचेस ऑफ बिजनेस बाय अ पार्टनर। इसके केस में क्या कहा गया है, बोले कल को अगर पार्टनरशिप फर्म जो है वो डिसॉल्व होती है तो ऐसा है कि बोले एक पार्टनर जो है वो चाहे तो वो क्या कर सकता है, फर्म की असेट लायबिलिटीज का पेमेंट करके जो भी फर्म की प्रॉपर्टीज है उसे खरीद सकता है, और अगर फिर भी अगर कुछ पैसा बच जाता है तो पार्टनर्स जो है वो अपने शेयर में क्या करेंगे, बांट लेंगे, ठीक है। तो मतलब पार्टनरशिप फर्म का प्रॉपर्टीज जो है वो पार्टनर्स भी क्या कर सकते हैं, परचेस कर सकते हैं, ठीक है, वेरी गुड। द नेक्स्ट इज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। देखिए क्या लिखा है, जुरल रिलेशनशिप बिटवीन ऑल द पार्टनर्स इंटरसेल स्नैप्ड। इट मीन्स जुरल मतलब क्या, रिलेटिंग टू लॉ, अगर लॉ से रिलेटेड उनके जो रिश्ते हैं वो खत्म हो रहे हैं, ब्रेक हो रहे हैं उनके रिलेशंस, तो ऐसे में क्या करें, पार्टनरशिप जो है वो डिसॉल्व हो सकती है। 2 तरीके से हो सकती है, या तो बोले विद द इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट एंड द सेकंड इज विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट। विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट कैसे डिसॉल्व हो सकती है फर्म, तो सुनिए, सारे पार्टनर्स ने खुद ही एग्री कर लिया कि हमें पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व करनी है तो हो जाएगी। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, सारे पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो गए, सब दिवालिया घोषित हो गए, या फिर ये समझ लो कि सपोज 10 पार्टनर है, 9 इंसॉल्वेंट हो गए, एक जो है वो इंसॉल्वेंट नहीं हुआ है,
तो एक पार्टनर तो पार्टनरशिप फॉर्म चला नहीं सकता ना, 2 तो मिनिमम चाहिए, तो अपने आप ही क्या कह रहे डिसॉल्व हो जाएगी। थर्ड क्या कह रहे बोले बिजनेस से अनलॉफुल है, इलीगल हो गया, तो अब काय का फिर पार्टनरशिप फॉर्म। नेक्स्ट क्या कह रहे बोले हमने पार्टनरशिप फॉर्म स्टार्ट ही कैसे की थी, बोले एक सर्टन टाइम के लिए की थी, वो टाइम खत्म हो गया तो फॉर्म डिसॉल्व हो जाएगी। पार्टनर मर गया है तो इंसॉल्वेंट हो गया, हमने ऐसी कंडीशन रखी थी तो। एंड नेक्स्ट क्या कह रहे हैं अगर पार्टनरशिप एट विल थी और अगर नोटिस दे दिया है तो फिर पार्टनरशिप जो है वो डिसॉल्व हो जाएगी। ठीक है, बोले मियर इनकमिंग एंड आउटगोइंग ऑफ पार्टनर से पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व नहीं होती है, सिर्फ आने जाने से डिसॉल्व नहीं होती है। ठीक है, एडमिशन और रिटायरमेंट तो चलते ही रहेंगे, बट फॉर्म थोड़ी ना ऐसे डिसॉल्व हो जाएगी। ठीक है, और इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट में सिंपल सी चीज है, कोर्ट को अप्लाई करेंगे कि हमें क्या करना है डिसॉल्व करना है, फिर कोर्ट करवा के देगी। ठीक है, आपका नेक्स्ट जो है वो है एग्जीक्यूशन एंड अटेस्टेशन रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। तो आप ध्यान से सुनिए, आपका जो पार्टनरशिप डीड होता है, मतलब बनाने के लिए आप जो पार्टनरशिप बनाने के लिए जो डॉक्यूमेंट बनाते हैं वो, और बोले आपका जो डिसोल्यूशन का डीड होता है पार्टनरशिप का, बोले नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर के ऊपर बनेगी, बट बोले क्या कह रही है इसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं होता है, दोनों का ही कंपलसरी नहीं होता है। बट बोले अगर डिसोल्यूशन का डीड है और उसमें कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड की गई है 100 रुपए की, तो बोले फिर क्या कह रहे हैं रजिस्ट्रेशन जो है वो कराना पड़ेगा। अब आप बताओ आज के जमाने में 100 रुपए का कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है क्या, बट एक्चुअली क्या ना ये एक्ट जो है 1932 का बना हुआ है, इसलिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं ऐसा दिया गया है। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहे हैं पार्टनरशिप में कभी भी यहाँ नहीं बताया गया कि डीड ऑफ पार्टनरशिप जो है वो अटेस्ट करी जाए, ऐसा कहीं से भी नहीं है। एंड नेक्स्ट क्या कह रहे हैं बट स्टाम्प ड्यूटी जो है वो दोनों ही तरह की क्या कह रहे हैं डीड पे जो है वो पेबल होती है। स्टाम्प ड्यूटी कैसे लगेगी, इंडियन स्टाम्प एक्ट 1899 1899 के अनुसार क्या कह रहे हैं स्टाम्प ड्यूटी जो है वो लगेगी। मतलब रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी नहीं होता है, बट अगर इन केस सिर्फ डिसोल्यूशन का डीड है और इमूवेबल प्रॉपर्टी 100 रुपए से ज्यादा की इन्वॉल्व है तो फिर क्या कह रहे हैं रजिस्ट्रेशन होगा, अदरवाइज रजिस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट नहीं होता है, बट स्टाम्प ड्यूटी दोनों पे लगती है। ठीक है, ये होता है पार्टनरशिप का। यहाँ आपको बहुत सारी डीड्स दी गई हुई है। मैं आपको बताऊँ ये चैप्टर जो है ना ये थ्योरेटिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड ये चैप्टर डीड्स वाइज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज इस चैप्टर की डेट्स जो है, डेट्स तो मैं आपको यहाँ वीडियो में बता नहीं सकती हूँ, पढ़ा नहीं सकती हूँ, बट प्लीज आप इन्हें बहुत ही अच्छे से क्या कीजिए प्रिपेयर कीजिए। इस चैप्टर का थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर का डेट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोविजन आता है ना तो डेट बनाने में उतना मुश्किल नहीं होता है, प्लीज अच्छे से प्रोविजन जो है वो पढ़िए। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है ट्रस्ट डीड, इसका थ्योरी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ट्रस्ट क्या होता है सबसे पहले हम ये देख लीजिए। देखिए क्या होता है ना, किसी भी पर्सन को बेनिफिट, किसी भी पर्सन के प्रॉफिट देने के राइट को जब रिजर्व किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, ट्रस्ट कहा जाता है। ठीक है, ट्रस्ट में 3 पर्सन होते हैं, ध्यान से सुनिए। एक ऑथर होता है, सेकंड बताइए क्या होता है, बोले बेनिफिशियरी होता है, एंड थर्ड क्या होता है ट्रस्ट होता है, और जो ट्रस्ट को मैनेज करता है उसे क्या कहा जाता है, ट्रस्टी कहा जाता है। ठीक है, ऑथर क्या होता है, बोले जो अपनी प्रॉपर्टी दे रहा है ट्रस्ट को, क्योंकि बोले क्या वो चाहता है कि किसी को वो बेनिफिट पहुंचाए। बोले किसको बेनिफिट पहुंचाए, बोले बेनिफिशियरी को। बेनिफिशियरी कौन, बोले जिसको प्रॉफिट मिलेगा उस ट्रस्ट से। ठीक है, ऑथर प्रॉपर्टी देता है ताकि बेनिफिशियरी को क्या मिले, प्रॉफिट मिले। बेनिफिशियरी कौन, जिसको प्रॉफिट मिलता है। थर्ड होता है बोले ट्रस्ट, जिसको प्रॉपर्टी दिया जाता है और जो ट्रस्ट को मैनेज करता है पर्सन, उसे क्या कहा जाता है, ट्रस्टी कहा जाता है। ठीक है, प्रॉपर्टी बोले मूवेबल इमूवेबल दोनों तरह की दी जाती है, और बोले इस तरह से जब ट्रस्ट बनाया जाता है इससे क्या कहा जाता है, क्रिएशन ऑफ ट्रस्ट। एम आई क्लियर विद दिस। चलिए फटाफट से जो ट्रस्ट डीड का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट इसमें आई है, इसका थ्योरी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोग एक एक लाइन देखते हैं जल्दी जल्दी से। ठीक है, देखते हैं। बोले पर्सन जो कि बोले रिपोज करता है कॉन्फिडेंस, वो क्या होगा, ऑथर ऑफ द ट्रस्ट होगा। जिसमें अंदर कॉन्फिडेंस रिपोज किया है वो कौन है, बोले वो बेनिफिशियरी है। बोले सब्जेक्ट मैटर क्या है, बोले ट्रस्ट का, बोले जो प्रॉपर्टी आप लोग दे रहे हो ना, जो भी सब्जेक्ट है आपका ट्रस्ट का, वो क्या है, बोले वो ट्रस्ट की प्रॉपर्टी है या फिर ट्रस्ट की मनी है। ठीक है, बोले जो पर्सन उस मनी को या ट्रस्ट की प्रॉपर्टी को मैनेज करेगा वो ट्रस्टी कहलाएगा। ठीक है, अब बोले कई बार क्या होता है ना, बोले जो ऑथर है वो खुद ही ट्रस्टी हो सकता है, जैसे कि सलमान खान है, बीइंग ह्यूमन है, खुद ही ऑथर है, खुद नहीं बनाया है, मैनेज भी खुद ही करता है, तो ट्रस्टी भी खुद ही है। ठीक है, ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो ऑथर जो है वो खुद ही पर्सन जो है वो ट्रस्टी हो सकता है और न भी हो। सेकंड क्या कह रहे हैं, देखिए इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रस्ट, बोले जिससे ट्रस्ट क्रिएट किया जाएगा वो क्या होगा, वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रस्ट होगा। ब्रीच ऑफ ट्रस्ट मतलब क्या होता है, बोले अगर ट्रस्टी को कोई भी ड्यूटीज जो है वो दी गई है, अगर वो उनको ब्रीच करता है ना, एनी ड्यूटी इम्पोज्ड on the trustee and if he breach that duties it will be called as breach of trust। ट्रस्ट में ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रस्टी होता है,
क्यों? क्योंकि सपोज करो बेनिफिशियरी तो कोई माइनर है जिसको पैसा मिलने वाला है, अभी तो वो बच्चा है, उसे तो पता नहीं मुझे पैसा वैसा मिलने वाला है, ठीक है। बट आपको किसी ने विश्वास करके, ऑथर ने आपको एक प्रॉपर्टी दिया कि आप किसको बेनिफिट, आप किसको प्रॉफिट दोगे, बेनिफिशियरी को दोगे। बट अगर ट्रस्टी जो है वो चीटिंग करता है तो फिर इसीलिए कहा जाता है कि ट्रस्टी का जो है ना वो फ्यूडिशरी रिलेशन ऑफ ट्रस्ट जो होता है ना वो उसका किसके साथ होता है, बेनिफिशियरी के साथ होता है, ऑथर के साथ नहीं होता है। किसके साथ में होता है? बेनिफिशियरी के साथ में, क्योंकि उसको फायदा तो उसको ही देना है ना। सपोज करो कोई बहुत बड़ा अमीर आदमी है, उसने किसी वृद्धाश्रम में एक बहुत बड़ा अपना प्रॉपर्टी वगैरह दिया है, बोले इससे जो भी पैसा आता है ना ये सब आप अनाथ आश्रम में, जो भी वृद्धाश्रम में जो भी लोग हैं आप उनको बेनिफिट पहुंचाना। अब उन बेचारों को तो नहीं पता है कि किसी आदमी ने इतना डोनेट किया है, तो वो जो ट्रस्टी है ना जिसने केयर टेकर है उसकी फिर ये उसको मतलब विश्वास, उसका ट्रस्ट का रिश्ता है ना कि वो बेनिफिशियरी को एक्चुअली वो दे जिसके वो लायक है, जो उनके मतलब हित के लिए किसी सामने वाले व्यक्ति ने दिया है, ठीक है। तो फ्यूडिशरी रिलेशन होता है एक ट्रस्टी और बेनिफिशियरी के रूप में, बेनिफिशियरी के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या कहा गया है कि आपका जो ट्रस्टी है ना उसका जरूरी नहीं है कि वो कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हो, ठीक है। कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट में 3 चीजें आती है, इंसॉल्वेंट, माइनर एंड अनसाउंड। तो पहली चीज तो क्या कह रही है, जरूरी नहीं है। बट अगर ऐसा कहा गया है, जैसे सपोज करो अगर कोई इंसॉल्वेंट पर्सन है तो भी वो ट्रस्टी तो बन सकता है, उसके पैसे से क्या मतलब है, उसको तो क्या करना है, मैनेज करना है। कभी कभी माइनर है वो भी बन सकता है। बट अगर ऐसा कहा है कि अगर ट्रस्टी जो है उसको डिस्क्रिशनरी पावर्स है, मतलब उसको कुछ ऐसे राइट्स हैं कि वो खुद से कुछ चीजें डिसाइड कर सकता है, तो क्या कह रहे हैं, वो कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। वरना ट्रस्टी का कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होना कोई जरूरी नहीं होता है, पहली चीज। सेकंड, बेनिफिशियरी का तो बिल्कुल भी नहीं होता है, बेनिफिशियरी का कंपिटेंट कॉन्ट्रैक्ट होना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। थर्ड क्या कह रहे हैं, बोले जो ऑथर है ना, ऑथर जो ट्रस्ट एक्चुअली प्रॉपर्टी वगैरह देता है पैसा, उसका कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होना बहुत जरूरी है। क्यों? देखिए पहली चीज तो क्या कह रहे हैं, मैं बताती हूँ आपको कैसे। अगर वो कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो जैसे माइनर है तो वो अपनी प्रॉपर्टी कैसे देगा, माइनर दे तो सकता है बट अगर कोर्ट बोले तो दे सकता है, ठीक है। सेकंड क्या कह रहे हैं, अगर अनसाउंड माइंड है तो भी कोर्ट बोलेगी तो वो देगा, मतलब कोर्ट का ऑर्डर है तो फिर उसके बिहाफ पे और कोई साइन कर देगा, जैसे माइनर है तो गार्जियन साइन कर देगा। बट अगर थर्ड जैसे इंसॉल्वेंट पर्सन है तो खुद ही दिवालिया है तो क्या किसी को प्रॉपर्टी देगा, ठीक है। ये हुआ। आगे आपको क्या कह रहे हैं, ट्रस्टी कौन होगा, बोले एवरी पर्सन ऑफ होल्डिंग द प्रॉपर्टी वो ट्रस्टी हो सकता है। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अगर वो डिस्क्रिशन पे है तो उसका कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होना जरूरी है, अदरवाइज बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, ट्रस्ट जो है वो कॉन्फिडेंस है और कॉन्फिडेंटी जो है वो ट्रस्टी है। ट्रस्टी का एक फ्यूडिशरी रिलेशन ऑफ ट्रस्ट जो है वो किसके साथ होता है, बोले बेनिफिशियरी के साथ में। एक इंसॉल्वेंट व्यक्ति भी बोले ट्रस्टी जो है वो हो सकता है, क्योंकि उसकी इंसॉल्वेंसी से ट्रस्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो प्रॉपर्टी तो जो है वो संभाल सकता है, ठीक है। ये हुआ। सेकंड आपको बताया गया ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रस्ट, तो बोले ट्रस्ट जो है वो मेरे लॉफुल पर्पस के लिए बनना चाहिए, ऑब्वियसली लॉफुल पर्पस के लिए बनना चाहिए। बट आपको यहाँ ये बता दिया गया है कि अनलॉफुल क्या क्या है, बोले इनको छोड़ के सारे काम लॉफुल है, ये ऐसे किया ना तो ट्रस्ट अपने आप में क्या हो जाएगा, अनलॉफुल मान लिया जाएगा, ठीक है। जल्दी से देखिए, बोले पहला क्या कह रहे हैं, कोई अगर आपने ऐसे काम के लिए ट्रस्ट बनाया है जो लॉ ने फॉरबिड किया है तो अनलॉफुल है। सेकंड क्या कह रहे हैं, इट इज ऑफ सच नेचर, बोले ऐसे नेचर का आप ट्रस्ट बना रहे हो ऐसे काम के लिए कि अगर उसको करा ना तो कोई ना कोई लॉ का क्या होगा, प्रोहिबिशन होगा, उल्लंघन होगा, ठीक है। थर्ड क्या कह रही, फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिस के लिए बनाया तो अनलॉफुल ही है। फोर्थ क्या कह रही है, बोले अगर आपकी प्रॉपर्टी, बोले आपकी जिस पर्पस के लिए आपने ट्रस्ट बनाया है उससे किसी व्यक्ति विशेष को क्या होगी, हानि होगी, इंजरी होगी तो। एंड लास्ट क्या कह रहे हैं, अपनी पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट में आपने किसी ऐसे काम के लिए ट्रस्ट बनाया जो लॉफुल नहीं है, पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है तो वो क्या होगा, वो अनलॉफुल होगा। अब सपोज करो ट्रस्ट जो है आपने बनाया गया है 2 पर्पस के लिए है, ठीक है सर। ट्रस्ट क्या है, 2 पर्पस के लिए बनाया गया है, एक पर्पस तो लॉफुल है और एक पर्पस जो है वो लॉफुल नहीं है। अगर देखो अनलॉफुल होता है ना तो वो वॉइड होता है, कोई भी ट्रस्ट अगर वो अनलॉफुल है तो वो क्या होता है, वॉइड होता है। आपने 2 पर्पस के लिए बनाया है, आपका एक पर्पस तो लॉफुल है बट आपका एक पर्पस जो है वो अनलॉफुल है। अगर क्या कह रहे हैं, उन दोनों को अलग कर सकते हैं, वो जो काम है वो दोनों सेपरेबल है तो बोले जो लॉफुल वाला है वो तो वैलिड होगा और जो अनलॉफुल है वो वॉइड हो जाएगा। बट अगर ऐसा है कि दोनों काम जो है वो सेपरेबल नहीं है तो आपका पूरा ट्रस्ट जो है वो क्या माना जाएगा, वो वॉइड ही माना जाएगा। वो क्या कह रहे हैं, वॉइड माना जाएगा। ट्रस्ट बोले जो आप जो बेनिफिशियरी बना रहे हैं, बोले वो आप सेंटिएंट बीइंग को भी बना सकते हैं, मतलब जो इंसानों के जैसे हो, जैसे जानवर, बिल्ली, कुत्ता। आपने वो एक पिक्चर देखी होगी अक्षय की, मुझे नाम नहीं आ रहा है बट वो एक डॉग रहता है ना जिसमें उसको सारी प्रॉपर्टी दी जाते हैं,
मुझे वाकई पिक्चर का नाम नहीं याद आ रहा है, बट एक पिक्चर है जिसमें एक आदमी जो रहता है वो अपना सारा प्रॉपर्टी जो है वो किसको, एक कुत्ते, एक डॉग के नाम पे कर जाता है। ठीक है, तो ऐसे बोले डॉग, बिल्ली, कुत्ते के नाम पे भी कर सकते हैं। इवन डाइटी या किसी जुरिस्टिक पर्सन पे भी क्या कह रहे हैं, ट्रस्ट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। ट्रस्ट बोले इलीगल कब होगा, जैसे कि बोले अगर आपने किसी को ट्रस्ट बनाया रिजिस्टेंट ऑफ मैरिज, मतलब किसी को बोला है कि शादी नहीं करोगे, तो ये ऐसे ट्रस्ट किसी को शादी के लिए रोक नहीं सकते हैं, तो बोले वो इलीगल होते हैं। आपने ट्रस्ट बनाया है बोले किसके लिए, बोले डिफ्रॉड करने के लिए किसी क्रेडिटर को, तो ऑब्वियसली वो वॉइड होगा। ठीक है, आगे आपको क्या कह रहे हैं, ट्रस्ट में ना प्रॉपर्टी दी जाती है, बेनिफिशियल इंटरेस्ट नहीं दिया जाता। मैंने आपको अभी बता दिया बेनिफिशियल इंटरेस्ट मतलब क्या होता है, कि आपके पास प्रॉपर्टी नहीं होती है, आपका सिर्फ इंटरेस्ट उस प्रॉपर्टी में। जब मेरे पास प्रॉपर्टी है ही नहीं तो मैं दूंगी क्या, मैं किसी अपना बेनिफिशियल इंटरेस्ट पे कभी ट्रस्ट नहीं बनता है। आपको प्रॉपर्टी जो है वो ही देनी पड़ेगी, बेनिफिशियल इंटरेस्ट जो है वो नहीं देता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका पब्लिक एंड प्राइवेट ट्रस्ट, नाम से ही समझ रहा है पब्लिक ट्रस्ट मतलब क्या, ऐसा ट्रस्ट जो कि लोगों के लिए बना है, ऐसे लोगों के लिए जो हमें पता नहीं कि उसका फायदा कौन लेने वाला है। मतलब यहाँ पर जो होता है पब्लिक ट्रस्ट में वो बेनिफिशियरी जो है वो सर्टेन नहीं रहते हैं। जैसे कि सपोज करो कोई आदमी ने एक हॉस्टल बनवाया है कामकाजी महिलाओं के लिए। ठीक है, तो अब हॉस्टल में तो बहुत सारी लेडीज आएंगी, उन्हें तो नहीं पता कि ये ट्रस्ट है ना, तो उन्हें तो नहीं पता कौन कौन सी महिलाएं आने वाली है, बट चूंकि जनरल किसी के लिए बनाया गया तो वो पब्लिक ट्रस्ट हो गया। प्राइवेट मतलब क्या होता है, जहां आपको बेनिफिशियरी पता है, सर्टन है कि इन्हीं इन्हीं व्यक्ति को क्या मिलने वाला है, बेनिफिट मिलने वाला है, वो होता है प्राइवेट ट्रस्ट। पब्लिक जहां पर बेनिफिशियरी जो है वो सर्टन नहीं रहते हैं। सपोज करो एक HUF है, उसमें 150 मेंबर, आप लोग 150 इतने सारे, फिर तो पब्लिक ट्रस्ट है नहीं, चाहे ज्यादा मेंबर है बट अगर सर्टन है कि किससे बेनिफिट मिलने वाला है तो क्या कह रहे हैं, वो प्राइवेट ट्रस्ट होगा। सर्टन नहीं है तो वो क्या होगा, वो पब्लिक ट्रस्ट होगा। अब बोले ट्रस्ट जो है वो रिलीजियस वाइज भी होते हैं, बोले हर चैरिटेबल ट्रस्ट तो बोले पब्लिक ट्रस्ट होता है, बट क्या कह रहे हैं हर रिलीजियस ट्रस्ट जो है वो चैरिटेबल ट्रस्ट नहीं होता है, क्योंकि कई बार स्पेसिफिकली बोल दिया सिर्फ इन्हीं लोगों के लिए, तो सर्टन ही है, तो फिर वो कैसे पब्लिक ट्रस्ट हो गया। तो हर चैरिटेबल ट्रस्ट तो पब्लिक ट्रस्ट होगा, बट हर रिलीजियस ट्रस्ट जो है वो चैरिटेबल ट्रस्ट, वो पब्लिक ट्रस्ट नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपको बताया गया बोले ट्रस्ट, अगर हम हिंदूज एंड मुस्लिम्स के हिसाब से बात की ट्रस्ट, तो मुस्लिम्स, हिंदू में भी बोले बहुत सारे ट्रस्ट होते हैं, बट बोले उनपे क्या कह रहे हैं, इंडियन ट्रस्ट एक्ट जो है वो नहीं लगता है। मुस्लिम्स के केस में जैसे उनका वक्फ होता है, वक्फ बोर्ड होता है, बट बोले उस पर भी क्या कह रहे हैं, ट्रस्ट एक्ट तो नहीं लगता है, बट मुस्लिम्स को एक राइट है कि वो एक सेक्युलर ट्रस्ट जो है वो बना सकते हैं। सेक्युलर मतलब उसमें कोई भी रिलीजन का दूसरा पर्सन भी आ सकता है और बेनिफिट जो है वो ले सकता है, क्योंकि उसपे सभी बेनिफिट ले सकते हैं, उसलिए क्या कह रहे हैं, उस पर इंडियन ट्रस्ट एक्ट जो है वो लगता है। ठीक है, अब नाउ द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज क्रिएशन ऑफ ट्रस्ट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बोले ट्रस्ट जो है वो कैसे बनाया जाएगा, तो समझिए ट्रस्ट जो है, पहली चीज तो क्या कह रहे हैं, वो नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट पे बनेगा। क्या कह रहे हैं, नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट पे बनेगा, वो राइटिंग में होना चाहिए। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है दैट इज क्रिएशन ऑफ ट्रस्ट एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ क्या बताया गया है कि ट्रस्ट जो है वो कैसे क्रिएट किया जाएगा, तो ध्यान से सुनिए। ट्रस्ट जो है वो पहली चीज तो क्या कह रहे हैं, अगर वो नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट पे बना है, दो तरीके से बनता है, पहली बात कर रहे हैं, बोले अगर नॉन टेस्टा इंस्ट्रूमेंट पे है तो राइटिंग में होना चाहिए। एंड सेकेंड चीज जो वो साइंग है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ऑथर मतलब जिसका प्रॉपर्टी है जो दे रहा है वो उसके द्वारा साइन हो या फिर उसके अथराइज पर्सन द्वारा साइन हो। ऑथर के द्वारा साइन करना जो है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, क्योंकि जिसका प्रॉपर्टी है वो तो बोले ना मैं प्रॉपर्टी दे रहा हूँ, ठीक है, तो ऑथर के द्वारा साइन करना बहुत जरूरी होता है, पहली चीज। सेकंड क्या कह रहे हैं, वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। अगर नॉन टेस्टामेंट्री पे अगर आप बनाते हैं डॉक्यूमेंट पे तो वो हमेशा क्या कह रही है, वो रजिस्टर्ड जो है वो होना ही चाहिए, पहली चीज। और बोले सेकंड जो है वो विल के माध्यम से दे सकते हैं प्रॉपर्टी, बट अगर विल के माध्यम से देते हैं तो उसका रजिस्टर्ड होना जरूरी नहीं है। क्या कह रहे हैं, विल के माध्यम से दे रहे तो रजिस्टर्ड होना जरूरी नहीं है, बट अगर नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट है तो रजिस्टर्ड होना जो है वो जरूरी होता है। ठीक है, आगे देखिए क्या कह रहे हैं। अगर बोले ये तो इमूवेबल प्रॉपर्टीज के लिए है, अगर बोले मूवेबल प्रॉपर्टी की बात की जाए तो या तो बोले जैसे ऊपर बताया गया है ना, आप वैसे तरीके से दे दीजिए, या फिर नॉर्मल आप डिलीवरी कर दीजिए, जैसे कि हम लोग कोई प्रॉपर्टी देते हैं बिल्कुल वैसे आप नॉर्मली क्या कर दीजिए, डिलीवरी कर दीजिए मूवेबल्स के केस में। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं, अगर देखिए क्या है, इंडियन ट्रस्ट एक्ट जो है कहीं किसी इंडिया के किसी पोर्शन में नहीं लग रहा है, समझना, इंडियन ट्रस्ट एक्ट कहीं पे नहीं लगता है इंडिया में, तो उन प्लेसेस पे अगर बोले आपने जिससे ट्रस्ट क्रिएट कर रहे हैं, अब बोले क्या हो रहा है ना, इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, तो वो क्या कह रहे हैं, बोले वो
इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड तो है, बट अगर बोले क्या हो रहा है ना कि ऑथर ही क्या है, बोले अगर ट्रस्टी है, क्या कह रहे हैं, ऑथर ही जो है वो ट्रस्टी है और मूविंग और इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, तो ऐसे में क्या कह रहे हैं, उसका रजिस्ट्रेशन जो है वो नहीं करवाएंगे तो भी चलेगा। मतलब हम क्या कह रहे हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है, अगर वो नॉन टेस्टामेंट्री होती है तो रजिस्ट्रेशन जरूरी होता है, बट जिन जगह पे यूनिट ट्रस्ट एक्ट लगता ही नहीं है और जहां पर अगर बोले ऑथर ही क्या है, ट्रस्टी है और प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, तो ऐसे में क्या कह रहे हैं, रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया ट्रस्ट का तो भी क्या कह रही है, वो चलेगा। ठीक है, आगे आपको क्या कहा गया है, अगर बोले स्ट्रेंजर है बट अगर क्या कह रहे हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी है बट अगर बोले जो ट्रस्टी है वो क्या है, वो स्ट्रेंजर है, तो ऐसे केस में क्या कहा जा रहा है कि कन्वेंस जो है, वो डीड जो है वो बनाना जरूरी हो जाती है, वो राइटिंग में करना बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है, यहाँ आपको ट्रस्ट के एक्चुअली कुछ बताया गया है कि क्या क्या उसके क्या होना चाहिए, कंटेंट्स होना चाहिए। देखिए ट्रस्ट डीड का पहले क्या कह रहे हैं, बोले आपका इंटेंशन टू क्रिएट अ ट्रस्ट, हम लोग जो है ट्रस्ट बनाना चाहते हैं, किस पर्पस के लिए बना रहे हैं ये बताओगे, बेनिफिशियरीज कौन है ये बताओगे, ट्रस्टी का नाम बताओगे, ट्रस्ट की प्रॉपर्टी क्या है ये बताओगे, अगर बोले ऑथर ही ट्रस्टी नहीं है तो उसके बारे में बताएंगे। ठीक है, एंड नेक्स्ट जो भी उन तीनों की सेटलर, ट्रस्टी, बेनिफिशियरी की ड्यूटीज, राइट्स, लायबिलिटीज रहेंगी, ये सारी चीजें बताई जाएंगी। इसके अलावा आपको जो भी डॉक्यूमेंट में लिखना है आप लिख सकते हैं, डीड में आपके ऊपर डिपेंड करता है क्या टर्म्स एंड कंडीशंस रखना चाहते हैं। ठीक है, नाउ दैट नेक्स्ट इज इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रस्ट, जैसे कि कैसे बनता है, तो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था ना कि डीड पोल होता है, मतलब डीड पोल मतलब क्या होता है कि अगर एक पर्सन भी साइन करता है तो वैलिड होता है। ट्रस्ट में क्या कह रहे हैं ना कि एक पर्सन साइन करेगा वैलिड होगा, कौन बताओ, ट्रस्टी, नो इट्स ऑथर, क्योंकि प्रॉपर्टी तो ऑथर दे रहा है, तो अगर ऑथर भी साइन कर दे तो भी क्या कह रहे हैं, वो डीड जो है वो वैलिड होगा, ऑथर का सिग्नेचर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो बोले ट्रस्ट डीड को आप कैसे बना सकते हैं, डीड पोल के रूप में भी बना सकते हैं। हालांकि ऐसा कहा गया है कि अगर आप स्ट्रेंजर को दे रहे हैं, ट्रस्टी जो है वो स्ट्रेंजर है, तो ज्यादा बेटर है क्या कि दोनों ही के द्वारा ही क्या कह रहे हैं, साइन किया जाए। ठीक है, वेरी गुड। नाउ द नेक्स्ट इज एक्सेप्टेंस ऑफ ट्रस्ट। एक्सेप्टेंस में यही है कि ऑथर जो है वो सिंपल सी चीज है, वो क्या करे, वो साइन करे, उसका साइन करना जरूरी है, ट्रस्टी ना भी करे तो भी ठीक है, जो प्रॉपर्टी दे रहा है उसका करना बहुत जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है दैट इज रजिस्ट्रेशन स्टैम्प ड्यूटी फॉर ट्रस्ट डीड एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सुनिए ध्यान से, इसके केस में क्या कह रहे हैं, बोले आपका जो ट्रस्ट है अगर वो विल के द्वारा बनाया जा रहा है तो क्या कह रहे हैं, ना तो उसका रजिस्ट्रेशन जरूरी है ना ही स्टैम्प ड्यूटी जरूरी है, बट अगर आपका ट्रस्ट जो है वो नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट पे बनता है तो उसका रजिस्ट्रेशन भी जरूरी है और उस पर स्टैम्प ड्यूटी भी जो है वो पे करनी पड़ेगी। बोले अगर आप वक्फ बना रहे हैं, रिलीजियस चैरिटेबल इंडोमेंट के लिए बना रहे हैं और उसमें इमूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड है, वो भी 100 रुपए से ऊपर की, तो ऑब्वियसली क्या कह रहे हैं, उसका आपको रजिस्ट्रेशन जो है वो कराना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, बोले स्टैम्प ड्यूटी सिंपल सी चीज, अभी मैंने कहा कि विल पे तो नहीं लगेगी, अगर विल से ट्रस्ट बनाए तो, बट अदरवाइज जो है वो स्टैम्प ड्यूटी लगेगी स्टेट वाइज जो भी है एक्ट के अनुसार। ठीक है, नेक्स्ट रिवोकेशन एंड एक्सटिंक्शन ऑफ ट्रस्ट। रिवोकेशन मतलब क्या होता है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क दिस टॉपिक, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सी रिवोकेशन मतलब क्या होता है, हम खुद से रिवोक कर रहे हैं, उसे तोड़ रहे हैं ट्रस्ट को। एंड एक्सटिंक्शन मतलब क्या होता है, अपने आप जो खत्म हो जाए। ठीक है, तो देखो एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है, बोले ट्रस्ट क्या बोले रिवोक कर सकते हैं, तो हम क्या लिखते हैं, हाँ ट्रस्ट तो रिवोक कर सकते हैं, यहाँ लिखा है कि इन 3 केसेस में रिवोक कर सकते हैं, बट नहीं, ट्रस्ट जो है वो रिवोक नहीं होता है, बट बोले हो सकता है सिर्फ इन 3 केसेस को छोड़कर। बोले पहला क्या, बोले सिर्फ बेनिफिशियरी ने कंसेंट दे दी कि हाँ ठीक है ट्रस्ट को रिवोक कर दो, तो पहला। सेकेंड क्या कहा जाता है, बोले रिवोकेशन का जो पावर है वो रिजर्व था ट्रस्ट डीड के अंदर ही कि रिवोक कर सकते थे। एंड थर्ड बोले अगर ट्रस्ट जो है वो डेट को पेमेंट करने के लिए बनाया था, तो अगर हमने क्रेडिटर को जो है वो इन्फॉर्म कर दिया है, यहाँ इन्फॉर्म कम्युनिकेट करने के बारे में लिखा है, ऐसे बोले क्रेडिटर से परमिशन लेनी है कि ट्रस्ट को तोड़ ले, क्या नहीं, सिर्फ इन्फॉर्म कर दिया, तो क्या कह रहे हैं, वो जो ट्रस्ट है वो रिवोक हो सकता है, बट बोले इन तीनों कारणों के अलावा कभी भी ट्रस्ट जो है वो रिवोक नहीं होगा। ठीक है, इसके आगे आप देखिए एक और ट्विस्ट है। अब बोले जो ट्रस्ट बोले रिलेटेड प्रोविडेंट फंड, सुपर एन्यूशन फंड, बोले आपका जो ग्रेचुइटी वगैरह के लिए बनाए जाते हैं, तो बोले क्या उनको तोड़ देना चाहिए, कि उनको तोड़ सकते हैं, तो यहाँ तो क्या लिखा है, शुड बी इरिवोकेबल, तो आप क्या बोलोगे नहीं तोड़ सकते, बट ऐसा नहीं है, यहाँ क्या लिखा हुआ है, ये जो ग्रेचुइटी वगैरह के फंड होते हैं ये आपको तोड़ना नहीं चाहिए। आप तोड़ तो सकते हैं, तोड़ना क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हम तोड़ देते हैं तो क्या होता है, इनकम टैक्स के अंदर जो हमें डिडक्शंस मिलते हैं ना वो नहीं मिलेंगे। ठीक है, बट इसका मतलब ये थोड़ी ना है
क्या हम वो ट्रस्ट तोड़ नहीं सकते? वो ट्रस्ट जो है आप रिवोक कर सकते हैं, बट आपको डिडक्शन नहीं मिलेंगे। इसका मतलब हमें क्या समझ में आता है, यहाँ से ये भी इंप्लाई होता है कि मतलब ट्रस्ट में अगर आप अपना कोई अमाउंट देते हैं तो आपको इनकम टैक्स के अंदर बेनिफिट मिलता है। पहली चीज, आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि ट्रस्ट रिवोक कर सकते हैं, तो आप कैसे लिखेंगे? आप पहली चीज तो लिखेंगे ट्रस्ट रिवोक नहीं कर सकते, बट इन 3 केसेस में जो है वो कर सकते हैं। सेकेंड, अगर आपको पीएफ वगैरह के ट्रस्ट के रिलेटेड आएगा तो आप क्या लिखेंगे? वो जो ट्रस्ट है वो रिवोक तो कर सकते हैं, बट हम उन्हें रिवोक करना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हम रिवोक करते हैं तो हमें इनकम टैक्स के अंदर क्या है, बेनिफिट्स जो है वो नहीं मिलेंगे, डिडक्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, ये हुआ रिवोकेशन। एक यहाँ छोटा सा टॉपिक है, दैट इज ट्रस्ट जो है बोले वो एक्सटिंक्शन कब होगा, कब खत्म हो जाएगा अपने आप। तो पहली चीज तो क्या कह रही बोले, जिस पर्पस के बना था वो पर्पस अगर पूरा हो गया तो ट्रस्ट अपने आप रिवोक हो जाएगा। सेकंड बोले, जिस पर्पस के बना था वो अनलॉफुल हो गया है, तो इलीगल हो गया है। तो थर्ड क्या कह रहे हैं, अगर जो ट्रस्ट का प्रॉपर्टी था वो ही डिस्ट्रॉय हो गया है, जो प्रॉपर्टी दिया था, तो अपने आप ट्रस्ट खत्म हो गया। एंड लास्ट बोले, जब भी रिवोक कर दिया जाएगा तो ट्रस्ट अपने आप ही क्या करें, खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज आपका जो आज का लास्ट टॉपिक है एंड दैट इज गिफ्ट। ठीक है, जल्दी से आप इसको खोलिए, याद रखिए ये जो आपका टॉपिक है ये ओल्ड सिलेबस वाले के तो चैप्टर 5 में ही है, बट ये न्यू सिलेबस के चैप्टर 7 में नहीं है, चैप्टर 4 में है। तो अब जल्दी से मॉड्यूल में चैप्टर 4 पे चलिए, हम लोग गिफ्ट को रिवाइज करते हैं। ठीक है, जल्दी से बताइए गिफ्ट क्या होता है? बोले गिफ्ट वही जो हम तो सामने वाले को अच्छे से दे रहे हैं, बट वो हमें अच्छा गिफ्ट नहीं दे रहा है। अच्छा, एक बात बताइए, गिफ्ट जो है लेना तो बड़ा अच्छा लगता है, बट अगर किसी ने बेमाने मन से दिया, हमने जबरदस्ती दिया लिया, तो वो गिफ्ट होगा क्या? हम बोलेंगे दे देगे? नहीं, वो तो गिफ्ट नहीं हुआ। सामने वाले ने वॉलंटरी गिफ्ट देना चाहिए, तो ही वो अच्छा गिफ्ट माना जाएगा, अच्छे से गिफ्ट माना जाएगा। सेकंड क्या कह रहे हैं ना, कई बार तो ऐसे तो भैया कुछ भी गिफ्ट दे देता है, अब वो तो कुछ भी दे रहा है बट मैं तो एक्सेप्ट नहीं कर रही हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं क्या बोलूंगी, तू तेरा गिफ्ट रख ले, मुझे नहीं चाहिए। तो क्या एक्सेप्ट नहीं किया तो भी गिफ्ट नहीं माना जाएगा। मतलब क्या है, गिफ्ट जो है वो पहली चीज तो क्या कह रही है, वो वॉलंटरी होना चाहिए। ठीक है, सेकंड क्या कह रही है, मैंने एक्सेप्ट करा हो तो ही होना चाहिए। अब देखिए थर्ड क्या कह रही है, एग्जिस्टिंग, किसी एग्जिस्टिंग चीज का हो, फ्यूचर में देंगे, आज ही ऐसे बोल दिया 10 लाख रुपए दूंगा 4 साल बाद, तो क्या मतलब है, आज दो तो बात है ना वो गिफ्ट। तो अगर बोले फ्यूचर में बोला तो वो तो प्रॉमिस है, और प्रॉमिस तो तोड़े जाते हैं, कोई जरूरत है ना प्रॉमिस निभाएंगे, इसलिए जो गिफ्ट जो है वो आज ही दिया जाना चाहिए। ठीक है, देखिए आपको गिफ्ट में क्या कह रहे हैं, पहली चीज गिफ्ट अगर ट्रांसफर करते हैं तो पहली चीज तो क्या कह रहे हैं, ट्रांसफर होगा एग्जिस्टिंग मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी का, वॉलंटरी होना चाहिए। नेक्स्ट, विदाउट कंसिडरेशन, सबसे तो जरूरी तो यही है कि बिना पैसे के, पैसे लेके बोल रहा है कि ला मैं तेरे को लाके देता हूँ, तो मैं क्या बोलूंगी, रहने दे मैं खुद ही खरीद लूंगी। तो गिफ्ट जो है वो हमेशा विदाउट कंसिडरेशन होता है। एंड नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, वो एक्सेप्ट किया गया हो डोनी के द्वारा, उसने स्वीकार कर लिया हो, तो वो क्या माना जाता है, गिफ्ट माना जाता है। ठीक है, बोले जब डोनर जिंदा था और तो ही बोले क्या कह रहे हैं, गिफ्ट जो है वो वैलिड माना जाएगा, जब तक वो जिंदा है तब तक ही वो दे सकता है। अगर बोले डोनी जो है वो गिफ्ट रिसीव करने के पहले अगर वो शांत एक्सपायर हो जाते हैं तो बोले ऐसे गिफ्ट जो है वो वॉइड माने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्या कह रही है कि अगर आप गिफ्ट जो है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी का दे रहे हैं तो सिंपल सी चीज है, वो रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट के द्वारा आपको देना है। एंड साइन जो है वो क्या कह रहे हैं, वो डोनर के द्वारा साइन होना बहुत जरूरी है। पहली चीज तो क्या कह रहे हैं, डोनर के द्वारा साइन को, एंड सेकंड 2 विटनेस ने भी साइन किया हो, क्या कह रहे हैं, 2 विटनेस भी क्या कह रहे हैं, साइन करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्या कह रहे हैं, अगर मूवेबल का है तो बोले या तो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट से दे दो, या फिर जैसे ही कोई गुड्स की डिलीवरी कर दी जाती है वैसे ही आप क्या कह रहे हैं, गुड्स का क्या कर सकते हैं, डिलीवर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, मैंने कहा ना गुड्स जो है वो एग्जिस्टिंग चीज का होना चाहिए, फ्यूचर का नहीं कि फ्यूचर में देंगे, वरना वो प्रॉमिस है, वो गिफ्ट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ क्या बताया गया है कि जैसे एक गिफ्ट है वो 2 पर्सन को दिया जा रहा है, एक ही गिफ्ट, तो अगर एक पर्सन जो है वो लेने से मना कर दे, एक्सेप्ट ना करे, तो ऐसा तो नहीं जो दूसरा पर्सन है वो बोलेगा कि पूरा मेरा ही लेने का राइट आ गया। मम्मी 2 चॉकलेट लाई है, अब एक भैया को दे रही है, मुझे दे रही है, पर पता नहीं भैया ने लेने से मना कर दिया, तो मैं ये तो नहीं कह सकती कि अब दोनों चॉकलेट मुझे ही दे दो, नहीं। ठीक है, तो सिंपल सी चीज है, उसका शेयर था वो उसको ही मिलेगा, अगर उसने नहीं लिया तो ऐसा नहीं कि दूसरे वाले को मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, गिफ्ट जो है वो रिवोक तो वैसे नहीं होता है, बट क्या कह रही है कि अगर पार्टीज बोले कब रिवोक कर सकती है, अगर दोनों पार्टीज ने, डोनर और डोनी ने स्पेसिफिकली पहले ही ऐसी कंडीशन डाल दी थी कि हम इन केसेस में गिफ्ट रिवोक कर सकते गिफ्ट का, तो वो रिवोक हो सकता है, पर दोनों की सहमति बहुत जरूरी है। अगर सिर्फ डोनर ही बोले कि मैंने अभी गिफ्ट दिया था, अब मैं वापस लेना चाहता हूँ, तो फिर गिफ्ट रिवोक नहीं कर सकता। बार बार कोई खेल है क्या, पहले उसको दे दिया, अब उसको अच्छा लग रहा है, तब बोलोगे मुझे वापस दे दे, नहीं।
अगर दोनों की इच्छा है, डोनर और डोनी दोनों ही क्या करना चाहते हैं, रिवोक करना चाहते हैं, तो गिफ्ट रिवोक हो सकता है, बट सिर्फ डोनर की इच्छा पे गिफ्ट जो है वो रिवोक नहीं होता है। अब बोले गिफ्ट जो है ना उस पर बहुत सारे इंडिया में क्या कह रहे हैं पर्सनल लॉ भी लगता है, तो बोले हिंदू लॉ के हिसाब से तो ऐसा है कि अगर आपने एक बार गिफ्ट दे दिया तो रिवोक नहीं कर सकते अनलेस वो क्या कह रहे हैं, वो डोनी ने आपसे फ्रॉड या अनड्यू इन्फ्लुएंस से लिया था तो। बट बोले मुस्लिम लॉ में थोड़ा सा डिफरेंट है, उनके केस में क्या कह रहे गिफ्ट जो है वो रिवोक हो सकता है सिर्फ इन चीजों, अगर इन कारणों को छोड़कर। देखिए कब, पहला तो बोले क्या कह रहे कि हस्बैंड वाइफ ने स्पाउस एक दूसरे को गिफ्ट दे रहे हैं तो फिर वो बोले रिवोक नहीं कर सकते मुस्लिम लॉ में भी। सेकंड क्या कह रहे हैं, वो दोनों प्रोहिबिटेड डिग्री में है तो डोनर एंड डोनी तो। थर्ड क्या कह रहे हैं, अगर अपने गिफ्ट वो सदाका करके कुछ होता होगा उनके लॉ में, मुस्लिम लॉ में, तो मतलब चैरिटी वगैरह किया है तो। फोर्थ क्या कह रही है कि अगर डोनी जो है वो मर गया है तो वापस गिफ्ट नहीं ले सकते क्योंकि उसने कुछ कर दिया होगा, उसको जो भी करना होगा। नेक्स्ट क्या कह रही है कि अगर डोनी ने किसी और पर्सन को ही दे दिया है, सेल कर दिया है, कुछ भी कर दिया है, तो अब वापस नहीं मांग सकते, वो अब कहाँ से लाएगा। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, अगर गिफ्ट जो था वो लॉस्ट, घूम गया है, डिस्ट्रॉय हो गया है, या फिर क्या कह रहे हैं अब उसकी वैल्यू बढ़ गई है, अब उसकी वैल्यू बढ़ गई तो आप कह रहे हो मुझे वापस दे दे, ऐसा थोड़ी ना होता है। देन नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, अब वो जो गिफ्ट था जो आपने दिया था वो वैसा है ही नहीं, उसका फॉर्म जो था वो आइडेंटिफाई नहीं हो सकता कि यही वो गिफ्ट है। एंड नेक्स्ट क्या कह रहे हैं कि अगर आपने उस गिफ्ट के बदले कुछ भी एक्सचेंज में लिया था, तो कुछ भी मतलब कुछ नहीं, जरूरी नहीं पैसे लिए थे, कुछ भी आप समझ सकते हैं, ठीक है, तो फिर आप ऐसे केस में तो मुस्लिम लॉ के अनुसार गिफ्ट वापस नहीं ले सकते हो, अदरवाइज जो है वो गिफ्ट जो है वो रिवोक हो सकता है और डोनर चाहे तो अपना गिफ्ट जो है वो वापस ले सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में बोले ऑनोरियस गिफ्ट के बारे में बताया गया था। ऑनोरियस मतलब क्या होता है, बर्डन वाला। देखिए सपोज करिए आप एक ही ट्रांजेक्शन से क्या कर रहे हैं, एक पर्सन को गिफ्ट दे रहे हैं, बट दो तरह के गिफ्ट दे रहे हैं। एक तो बोले विदाउट कंसिडरेशन दे रहे हैं, कुछ नहीं ले रहे हैं, पर एक जो है ना बोले उस पर बर्डन डाल रहे हैं। अब वो एक ही ट्रांजेक्शन से कर रहे हैं और अगर वो दोनों जो चीजें हैं वो इनसेपरेबल है, तो सामने वाला जो पर्सन है डोनी, अगर उसको एक्सेप्ट करना है तो वो पूरा एक्सेप्ट करेगा, मतलब फ्री वाला गिफ्ट भी एक्सेप्ट करेगा और बर्डन वाला भी एक्सेप्ट करेगा, तो ही क्या कह रहे हैं वो एक्सेप्टेबल माना जाएगा। वो एक एक्सेप्ट करे तो बोले वो गिफ्ट नहीं माना जाएगा। बट अगर ऐसा है आप दो चीजें हैं, आप दो ट्रांजेक्शन से दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं, आप दो सेपरेट एंड इंडिपेंडेंट ट्रांसफर से दे रहे हैं। एक तो आप बोले कैसे दे रहे हैं, फ्री में दे रहे हैं, और एक आप कैसे दे रहे हैं, किसी न किसी कंसिडरेशन में दे रहे हैं। तो डोनी चाहे तो एक को एक्सेप्ट करे और एक को न करे, ठीक है। मतलब अगर सिंगल ट्रांसफर होता है तो उसे पूरा ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा, बर्डन वाला गिफ्ट भी और विदाउट कंसिडरेशन वाला भी। बट अगर बोले अलग अलग जा रहे हैं तो वो चाहे तो एक को एक्सेप्ट करे, एक को ना करे, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या कहा गया कि अगर बोले गिफ्ट जा रहा है तो उसके साथ में राइट्स इक्विटीज जा रही है, तो लायबिलिटीज तो आएंगी ही सही। नेक्स्ट बोला गिफ्ट डीड जो है वो कैसे बनती है, बोले जैसे नॉर्मल डीड बनता है वैसे ही बनता है, रिसाइटल भी लिखा जाता है, बट सिर्फ ये है कि कंस्टिट्यूशन नहीं आएगा क्योंकि पैसा तो है नहीं, क्योंकि गिफ्ट है तो सिर्फ कैसे वर्ड लिख दी जाएंगे, नेचुरल लव एंड अफेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट बोले अगर गिफ्ट की अगर हम बात करें स्टाम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन की, तो देखिए गिफ्ट जो है वो माना जाता है कि वो विदाउट कंसिडरेशन दिया जाता है, बट फिर भी आप जो प्रॉपर्टी दे रहे हैं आपको उसका वैल्यू जो है वहां पर ये तो बताना ही पड़ेगा। क्यों, क्योंकि अगर वैल्यू नहीं बताओगे तो स्टाम्प ड्यूटी कैसे पे करोगी। गिफ्ट पे क्या कह रहे हैं, स्टाम्प ड्यूटी जो है वो तो बिल्कुल पे की जाती है, ठीक है। देखिए द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी गिफ्टेड मस्ट बी सेट फोर्थ इन द गिफ्ट डीड। वैल्यू जो है वो आपको बतानी पड़ेगी। स्टैम्प ड्यूटी उसी वैल्यू पे क्या कीजिए पे की जाएगी, किसी वैल्यू पे की जाएगी, या तो बोले आपने जो वैल्यू बताई है गिफ्ट की, सपोज करिए आपने बताई है 1 करोड़, मार्केट वैल्यू कितनी है 1.5 करोड़, तो दोनों में से जो भी ज्यादा है उसके ऊपर स्टैम्प ड्यूटी जो है वो पे की जाएगी। अगर आप कम बताते हो, 1 करोड़ की वैल्यू है, आप 80 करोड़ बताते हो, तो आप ये समझ लो कि आप पे इंडियन स्टैम्प एक्ट की भी पेनल्टीज लगेंगी और गिफ्ट टैक्स में जो पेनल्टीज बताई है वो भी पीनल प्रोविजन आप पे लगेंगे। सेकेंडली अगर बात की जाए गिफ्ट की, तो गिफ्ट का जो है रजिस्ट्रेशन अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो वो कंपलसरी होता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ कि आपका ये जो चैप्टर है इसका रिवीजन जो है वो कंप्लीट होता है। आप लोग पहले अच्छे से चैप्टर का सेल्फ स्टडी कीजिएगा, फिर ये वीडियो जो है वो देखिएगा, रिवीजन वीडियो। सेकंड चीज, अगर आपको ड्राफ्टिंग के किसी और स्पेसिफिक टॉपिक का या स्पेसिफिक चैप्टर का वीडियो चाहिए, रिवीजन चाहिए, तो आप मुझे बताइए, मैं उसका डाल दूंगी, वो मेरे लिए पॉसिबल है, ठीक है। आप सिंपल से आप मांगेंगे तो मिलेगा, आप बोलेंगे तो मुझे पता चलेगा कि आपको इस टॉपिक का वीडियो जो है वो चाहिए, तो मैं उसको अपलोड कर दूंगी, ठीक है। अच्छे से पढ़िए। ड्राफ्टिंग जो है इसमें आपको डीड्स एंड थ्योरी दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कभी मैं ये सोचता है कि पहले अटेम्प्ट में सिर्फ डीड आई थी तो इस बार डीडी आएगी, थ्योरी आई है तो थ्योरी आएगी। इंस्टीट्यूट ने कभी ऐसा कोई बाइफिकेशन नहीं किया है, इंस्टीट्यूट हमेशा आपको सरप्राइज देने में ही बिलीव करता है। दोनों बहुत ही अच्छे से कीजिए, डीड्स एंड थ्योरी दोनों ही चीजें अच्छे से पढ़िए। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।